वेलकम बैक टू डेमन एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। जहां से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पैगनिंग एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए बैठा हुआ होता है और वहाँ पर लगा के कहता है, अंकल जैंग क्या मेरे नूडल्स तैयार हो गए हैं। ये सुनते ही अंकल जैंग नूडल लाते हुए कहते हैं, पैगनिंग आज तुम जल्दी आ गए। वैसे आमतौर पर तुम जब आते जब मैं स्टॉल बंद करने वाला होता हूँ। फिर पैगनिंग हंसते हुए कहता है, मॉर्निंग में कुछ हुआ था इसी वजह से मैं जल्दी आ गया। वाह, इस नूडल में हरी प्याज और मसाले भी डली हुए हैं और खास कर बात इसमें धनिया नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस नूडल में बहुत अच्छी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, इससे खाने में बहुत मजा आएगा। और अंकल जैंग थैंक यू नूडल्स के लिए। यह सुनते ही अंकल जैंग कहते, ठीक है तुम्हारा मुंह काफी मीठा है, मेरे बिजी होते ही तुम धीमे धीमे खाना खाना, ठीक है। फिर वह चॉपस्टिक से नूडल्स खाते हुए कहता है, जांगली तुमने कहा था कि 16 एनर्जी खाने के बाद तुम्हें एनर्जी पर्याप्त नहीं थी। फिर जांगली कहती है, हाँ मैंने बहुत सारी शक्ति खो दी है। यदि तुम चाहते हो कि मैं अपनी सारी शक्ति जल्दी से रिकवर कर लूं तो तुम्हें सोल पावर एब्जॉर्ब करना होगा। फिर पैगनिंग कहता है, तो फिर तुम्हें कौन सी तरीके से शक्ति वापस मिल सकती है। फिर जैनिंग कहती है, जो कल मैंने स्वादिष्ट खाना खाया था उससे मेरी कुछ शक्तियाँ वापस आ गई थी। खैर इसके अलावा आप दूसरे के डर को भी अवशोषित कर सकते हैं और इससे कुछ पावर रिकवर हो सकती है। यह सुनकर पैगनिंग हैरान होकर कहता है, क्या डर। इतने में ही जैंगली कहती है, जब मैं पहले अपने पति से मिली थी तो मुझे बहुत सारी ताकत मिली थी और इससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं आधे सपने और आधे जागने की स्थिति में हूँ और मैं सोचने और बात करने में असमर्थ थी उस समय। फिर पैगनिंग कहता है, ऐसा लगता है कि आत्मा जीवित लोगों को डराकर उनके डर को अवशोषित करके अपनी ताकत बढ़ाते हैं और आत्मा इस तरीका का उपयोग करके अपनी शक्ति हासिल करते हैं और इसलिए उन अलौकिक कहानियों में हर तरीके के डरावने दृश्य होते हैं। और ऐसा लगता है कि मेरी लाइव स्ट्रीम को सैकड़ों हजार लोगों ने शो देखा होगा, जिससे जैंगली को भारी मात्रा में डर को अवशोषित कर उसको पावर हासिल भई और वह अपनी चेतना में आ गई और बात करने में समर्थन हुई। फिर वह नूडल को खाने के बाद उस कटोरे को वहीं पर रख देता है और अंकल जैंग से कहता है, अंकल जैंग इसे खाते में डाल दिए, मैं महीने के अंत में आपको पूरा भुगतान कर दूंगा। फिर अंकल जैंग हाथ हिलाकर कहते हैं, ठीक है बच्चे, अगली बार दुकान पे आए और जब तुम्हारे पास समय होगा तो मेरी मदद जरूर करना। यह सुनते ही पैगनिंग जाते हुए संगले में कहता है, ठीक है। फिर वह घर पर बैठकर अपने मोबाइल में कुछ देख रहा होता है और मन में कहता है, यदि लाइव स्ट्रीम अच्छी है तो इसमें सामान्य इफेक्ट होने चाहिए और मुझे कहना होगा कि वह पहली बार है कि वह मोबाइल का उपयोग कर रही है और उसने मोबाइल को अच्छी तरीके से नियंत्रित करके अपने जादू का उपयोग करके बहुत अच्छी वीडियो शूट की है। और यदि इस वीडियो को पोस्ट कर दिया जाए और कुछ कमेंट जोड़ दिए जाए तो यह दूसरी वीडियो हिट हो जाएगी और यह वीडियो बहुत सारे व्यूवर्स को डरा सकती है और जाने इन सभी व्यूवर्स के डर को अवशोषित कर लेगी और उसकी शक्ति दोबारा से वापस आ जाएगी। फिर पैगनिंग मोबाइल को देखकर कहता है, डायरेक्टर की टीम ने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए उनके साथ आगे जाकर कोऑपरेट करना अच्छा रहेगा। फिर वह फोन को पैक कर जैंगली को आवाज लगाता है, जैंगली। और जैंगली मस्त आराम से गेम खेल रही होती है और अपना नाम सुनते ही जैंगली पैगनिंग के बहुत तेजी से करीब आ जाती है। फिर वह बहुत ही सरल तरीके से कहती है, मेरे पति मैं खुश नहीं हूँ, तुम हमेशा मुझे इस तरीके से बुलाती है, मुझे यह बहुत अजीब लगता है। फिर पैगनिंग बहुत अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है, फिर मैं लेयर का हूँ। यह सुनते ही जैंगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया मेरे हस्बैंड। और पैगनिंग अपना पसीना पहुँचते हुए कहता है, यह मेरे लिए बहुत ही कठिन है। लेयर वह जिससे हम कल रात एलिमेंट्री स्कूल में मिले थे। यह सुनते ही जैंगली कहती है, वह बहुत ज्यादा डिलीशियस था। यह सुनते ही पैगनिंग कहते हैं, हाँ वह डिलीशियस लड़का, क्या तुम्हारे पास उससे छुटकारा पाने के लिए कोई तरीका है। यह कहते हुए मन में कहता है, वह वीडियो कंप्लीट नहीं थी, यदि मैं कैंपस में एंटर हो सकता हूँ तब मैं ह्यूमन एलिमेंट्री स्कूल के बारे में अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करूंगा और पूरी कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा जो प्रिंसेस टॉम से भी अधिक लोकप्रिय वीडियो होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने लोटस से वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या था, मैं यह जानना चाहता हूँ कि ह्यूमन एलिमेंट्री स्कूल में क्या हुआ था। फिर जैंगली कहती है, मैं अभी अच्छी स्थिति में नहीं हूँ और मुझे हेयर पेन भी खोजना है। फिर पैगनिंग एक्साइटेड से कहता है, ये वही हेयर पेन है जो तुमने पहले उल्लेख किया था, क्या तुम्हें याद है कि वह अभी कहाँ पर है। फिर जैंगली कहती है, मैंने बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खाया जिससे मुझे कुछ याद आया है, आधे साल पहले मेरी किसी ने हेयर पिन चोरी कर ली थी और मैं उस समय में बस नियति पर भरोसा करती थी और होश में आने से पहले मैं कभी कभी राजकुमारी के मकबरे के पास दिखाई दिया करती थी। यह कहते हुए वे दोबारा से पैगनिंग के हाथों को पकड़कर आंखों में आंसू लेकर और प्यारा सा चेहरा बनाकर कहती है, मेरे प्यारे हस्बैंड उस हेयर पेन को खोजने में मेरी मदद करे, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पैगनिंग
उसके सिर को सहलाकर कहता है, यदि ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो हम इसे खोजेंगे, भले ये 1 वर्ष हो गया हो, और आप हेयर पेन के साथ उस व्यक्ति को हरा सकते हैं। फिर जियांगली कहती है, मुझे यकीन है अगर हेयर पेन मिल जाए तो मैं उसे खा सकती हूँ। फिर फेंग निंग कहता है, मुझे नहीं पता कि हेयर पेन कैसी दिखती है और उसे कैसे खोजेंगे और यह किस व्यक्ति ने चुराया है और वह अभी कहाँ पर है। फिर फेंग निंग कहती है, मुझे याद है प्रिंसेस टॉम के पास 3 लुटेरे थे, जिसमें से 2 लुटेरे बहुत ज्यादा मुझसे डर गए थे और तीसरा भाग गया था और उसके पास ही हेयर पेन होनी चाहिए। फिर फेंग निंग कहता है, आधा साल बीत चुका है और वह सिटी से भी बाहर होगा। फिर जियांगली कहती है, कल सोल पावर को ऑब्जर्व करने के बाद मैं उसकी लोकेशन पता कर सकता हूँ, और हालांकि मैं इस पर तरीके से लोकेशन पता नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसे इसी शहर में होना चाहिए। फिर फेंग निंग कहता है, ये तो बहुत अच्छा है, कम से कम हम हेयर पेन की दिशा का पता लगा सकते हैं और उसे खोज भी सकते हैं, और जब हेयर पेन मिल जाएगी तो हम ह्यूआन एलिमेंट्री स्कूल में जाएंगे और वीडियो बनाएंगे और वहाँ की सच्चाई का पता भी लगाएंगे। यह सुनकर जियांगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हम वहाँ पर वापस जाएंगे और स्वादिष्ट खाना भी खाएंगे। फिर फेंग निंग अपने मोबाइल को उठाते हुए कहता है, बिना उन्हें संकेत किए हुए पहले हमें उनके बारे में जानकारी निकालनी होगी। इतना कहते ही उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाता है और मोबाइल को देखने लग जाता है। फिर वह कहता है, यह तो डायरेक्टर बैंक की न्यूज है, उन्होंने इतनी जल्दी वीडियो को एडिट भी कर दिया। फिर वह मोबाइल में देखता है कि ये तो पुलिस वालों की तरफ से एक मैसेज आया हुआ होता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, किसी को दुर्भावनापूर्ण चोट पहुंचाने की गंभीरता इतनी हो सकती है कि पुलिस वालों ने ग्रुप में मैसेज भी भेजा है उन लोगों को वार्न करने के लिए, और ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया हाल ही में बहुत ही अजीब होती जा रही है। हम आगे का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। फिर हम एक फाइनेंशियल सेंटर ऑफिस बिल्डिंग को देखते हैं और उसी बिल्डिंग में एक व्यक्ति आलस दिखा रहा होता है। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, अगर हमें काम नहीं मिलेगा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर तीसरा व्यक्ति कहता है, ऐसा लगता है फेंग निंग के अलावा हमें कोई काम ही नहीं मिल रहा है। और यह बात सुनकर दूसरा व्यक्ति गुस्से में टोपी उतार कर जमीन पर फेंकता है और कहता है, मुझे उस रात के बारे में मत बताओ, हम वहाँ पर मरने ही वाले थे। उस रात को याद कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते और मुझे डर लगने लगता है। यह सुनकर पहला व्यक्ति कहता है, क्या होगा अगर हम इस महीने काम खत्म करके इस्तीफा दे दे, हालांकि डायरेक्ट बैंक हमारे लिए बहुत दयालु है। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ ऐसा लगता है इस महीने का रेंट देने के बाद स्टूडियो के पास हमारी सैलरी देने के पैसे भी नहीं होंगे। इतने में डायरेक्ट बैंक दरवाजा खोलता और कहता है, मेरे भाइयों खुश हो जाओ, मेरे भाइयों खुश हो जाओ। और डायरेक्टर बैंक को देखने के बाद वह तीनों काम करने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, डायरेक्टर बैंक आप किस प्रकार का काम लेकर आए हैं इस बार। फिर डायरेक्टर बैंक एक्साइटेड होकर कहता है, मैंने अपना वर्क ग्रुप में पोस्ट कर दिया है और इस बार वर्क फेंग निंग ने दिया है। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति हकलाकर कहता है, फेंग निंग ने इस बार काम दिया, क्या हमें उसके साथ कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा ब्रॉडकास्टिंग के लिए दोबारा से। बॉस मुझे लगता है हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं और नौकरी नहीं करूंगा। फिर डायरेक्टर बैंक कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस बार वीडियो एडिटिंग का काम है और यह कॉस्ट वीडियो एडिटिंग का है। अगर यह वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो हम लोग भी पॉपुलर हो जाएंगे और उसके कुछ शेयर्स मिलेंगे हमें भी। फिर दूसरा व्यक्ति लैपटॉप में वीडियो डाउनलोड कर उस वीडियो को देखता है और कहता है, ऐसा लगता है यह एक और वीडियो घोस्ट एक्सप्लोरिंग की है। फिर तीसरा व्यक्ति कहता है, हाँ उस समय वीडियो सक्सेसफुल बन गई थी क्योंकि उस भूत के द्वारा मारे नहीं गए थे और उस समय हम लक्की थे। फिर डायरेक्टर बैंक उसे धक्का मारता और कहता है, इस समय अलग है और यह निश्चित रूप से लोकप्रिय होने वाला है। यह कहने के बाद डायरेक्टर बैंक वीडियो को चलाता और देखता और कहता है, हो सकता है इस वजह से हमारा स्टूडियो दोबारा से अच्छा हो जाए। फिर वह सभी फेंग निंग की वीडियो देखने लगते हैं और फेंग निंग की आवाज आने लगती है और वे सभी लोग सुनने लगते हैं और वीडियो को देखने लगते हैं। फिर तीसरा व्यक्ति कुछ देखकर कहता, वहाँ पर देखो कुछ है, और वही व्यक्ति उस वीडियो को देखकर उंगली से बताने लगता है और डर की वजह से वह दूसरे व्यक्ति की गर्दन दबा देता है और कहता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी गर्दन तो छोड़ो। फिर पहला व्यक्ति कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। फिर दूसरा व्यक्ति अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या, और कंघी गोल गोल घूम रही है तो इसमें डरावना क्या है। यह कहने के बाद वह आत्मा को देखता और बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है और जीभ आके बाहर निकल जाती है उसकी। यह देखने के बाद वह तीनों व्यक्ति तो डर जाते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति वहीं पर गिर जाता है। यह देखने के बाद डायरेक्टर बैंक कहता है, यह कैसे हो सकता है। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, यह क्या यंत्र के कारण हुआ है या फिर मैजिक है यह। फिर डायरेक्टर बैंक अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, सबसे पहले मुझे लगा यह मामूली बात है, लेकिन यह तो भूत और राक्षस के बारे में है और मैंने अपने 10 साल की करियर में मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है। यह कहने के बाद चारों वीडियो को पूरी देखने लग जाते हैं और देखने के बाद कहते हैं, ये खत्म हो गया। फिर डायरेक्टर बैंक कहता है, हालांकि मैंने इसे कई बार देखा, लेकिन जितनी बार भी मैं इसे देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं डर की वजह से। फिर तीसरा व्यक्ति कहता है, लिंजिया की कैसे मौत भाई और इसके पीछे कौन है, क्या यह वीडियो वास्तव में 10 साल के मामले से जुड़ा हुआ है। फिर डायरेक्टर बैंक उसकी रिपोर्ट दिखाता है और बताता है, मैं विशेष रूप से उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सिटी की लाइब्रेरी में गया और 10
साल की हर न्यूज़पेपर में से खबर निकाली और जो लड़की वीडियो में दिख रही है बिल्कुल वह खबर में दिख रही फोटो जैसी ही है और मूल रूप से इस वीडियो में अभी तक एडिटिंग नहीं हुई है। तो यह हमारे जैसे लोगों के ऊपर अट्रैक्ट हो सकते हैं और यह वीडियो अपलोड हो जाने के बाद बहुत ज्यादा हिट हो जाएगी। और मिस्टर फैंगनिन ने कहा यदि यह वीडियो हिट हो जाती है तो उसमें से शेयर मिलेंगे और जब मुझे शेयर मिलेंगे तो आप लोगों को बोनस भी मिलेगा। और बोनस का नाम सुनते ही इन तीनों की आंखों में पैसे ही आ जाते हैं और मन लगाकर तीनों काम करने लग जाते हैं। और फिर 4 घंटों बाद दिखाई दिया जाता है कि उन्होंने ह्यूआन प्राइमरी स्कूल का ट्रेलर बना लिया होता है। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है यह वीडियो खुद में बहुत अच्छी है और एक नज़र डाल है, अगर इसमें कुछ चेंज करना हो तो बताइए मुझे। यह सुनकर डायरेक्टर बैंक कहता है ठीक है लाओ जो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे लगता है ये हाई लेवल का ड्रामा वीडियो एडिटिंग है और यह वीडियो मेरे अकाउंट में भेज देना। यह सुनकर तीसरा व्यक्ति कहता है पहले हम बैंक के पास वीडियो क्यों नहीं भेजते हैं और वह चेक करके बताए ये डायरेक्ट भेजना गलत बात है। यह सुनकर डायरेक्टर बैंक कहता है इसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर फैंगनिन ने कहा वह हमारी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करता है और उनके पास बहुत सी चीजें हैं करने के लिए, इसलिए वीडियो एडिटिंग के बाद हम डायरेक्ट पोस्ट कर देंगे। फिर हमें स्टेशन भी हेडक्वार्टर की बिल्डिंग दिखाई दी जाती है और उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और यह व्यक्ति बिली वीडियो रिव्यूड एम्प्लॉयज है टाओ यांग और वह कंप्यूटर के सामने बैठकर वीडियो देख रहा होता है और फिर वह फैंगनिन के वीडियो को टाइटल पढ़ता है और उस पर क्लिक करता है और वह कहता है आजकल बहुत से लोग एडवेंचर वीडियो बनाते हैं। यह कहने के बाद वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वीडियो में उस खतरनाक मॉन्स्टर को देखता है जो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है और इसे देखकर डर की वजह से वह अपने ऊपर गर्म पानी गिरा देता है और जोर से चिल्ला देता है जिसकी वजह से सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर वह उस वीडियो को गौर से देखने लगता और कहता है ये वीडियो वास्तव में एक्साइटेड है। यह कहने के बाद वह उठकर सभी लोगों को चिल्लाकर कहता है हेलो एवरीवन यहाँ पर आओ और यह वीडियो को देखो जल्दी से, क्या आप सभी ने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखी है। फिर एक व्यक्ति कहता है लाओ ताओ ये कौन सी वीडियो है जो आपको एक्साइटमेंट कर रहा है इतना ज्यादा। फिर तालाओ कहता है हाल ही में कुछ मैं ऐसी वीडियो देख रहा था जो अनअट्रैक्टिव थी लेकिन हाल ही में मुझे एक रेयर प्रोडक्ट मिला है जो काफी ज्यादा हिट होगी। फिर वह व्यक्ति कहता है रियल और फेक ये तो देखने के बाद पता चलेगा। फिर लाओ तो वीडियो चलाकर कहता है ये तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा ये असली या नकली है। यह सुनकर सभी लोग वीडियो को देखने लगते हैं। फिर बीच वाली लड़की कहता है मेरे पास ऐसा रेयर प्रोडक्ट नहीं है। फिर वह व्यक्ति कहता है हाँ ये तो बहुत आश्चर्यजनक और ये जरूरत भी है। फिर लाओ तो अपनी ज्ञान की बातें बताने लगता है कि ये इसमें स्पेशल इफेक्ट हुए और वीडियो स्टेबलाइज है जिससे ये बहुत अद्भुत वीडियो बनी है और यह वास्तविक रियल की तरह वीडियो दिखती है। और वह व्यक्ति अपना टकला पकड़ लेता है। फिर वह टकला कहता है इस वीडियो के बनाने वाले मास्टर को देखो यह कौन है और फैंगनिन को बहुत ज्यादा आलस आ रहा होता है जिसकी वजह से वह उदासी लेता है। आज का एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है। फैंगनिन सड़क पे चल रहा होता है और मन में कहता है तुमने जो मुझे सुराग दिए मैंने उनको फॉलो किया है और आधे साल पहले राजकुमारी टॉम के न्यूज को भी चेक किया है और वे 3 लोग अजीब तरीके से गांव के आसपास कुछ चीज खोज रहे थे और गांव वालों ने जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने गांव में आकर उन तीनों में से 2 को पकड़ लिया गया था और उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में ले गए और अदालत ने कब्र लूटने के जुर्म में उन्हें सजा दी जाती है। और तीसरा व्यक्ति लापता था और गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ भयानक चीज देखी हो। फिर पुलिस वालों ने उन दोनों को जेल में डाल दिया गया था, हालांकि उन्हें कब्र में खोदने की कोई अवशेष नहीं मिले थे और इसे एक रहस्यमय तरीके से माना गया। और जान ले क्योंकि वे तुम्हारे हेयर पिन छीन सकते हैं यानी कि वे सामान्य लोग नहीं है। और जहाँ तक तीसरे व्यक्ति की बात है तो वह भ्रमित कर गया है सब लोगों को और वह बच निकला है और मुझे डर है कि उन तीनों के पीछे और भी लोग होंगे और उनका ह्यूआन स्कूल से भी कुछ संबंध होगा। और जैंगलिंग आपको क्या यकीन है कि आपका हेयर पिन चुराने वाला इसी दिशा में है। यह सुनते ही जैंगलिंग फैंगनिन के शरीर से बाहर निकलती है और कहती है वे लोग आसपास ही है। फिर फैंगनिन कहता है हेलो जैंगलिंग ऐसा मत निकला करो बाहर, तुम्हें लोग देखेंगे तो मैं कैसे समझा पाऊंगा। यह सुनते ही जैंगलिंग कहती है ठीक है हस्बैंड। फिर फैंगनिन कहता है चिंता मत करो, हम जब ऐसी जगह पहुंचेंगे जहाँ आसपास कोई नहीं है तो मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। अभी इतना अंधेरा भी नहीं हुआ लेकिन सड़क पर लोग कम हो गए हैं। क्या यह पुलिस के पिछले वार्निंग मैसेज के द्वारा हुआ है और ऐसा लग रहा है लोगों ने बाहर कम निकलना बंद कर दिया है। लेयर हमें किस दिशा में जाना चाहिए अब। यह सुनते ही जैंगलिंग फैंगनिन के हाथों में से हाथ बाहर निकालती है और उंगली से इशारा करती हुए कहती है इस दिशा में जाना है। यह सुनते ही फैंगनिन कहता अच्छा इस दिशा में और फिर वह पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है और वहीं पर कुछ लोग दिखाई दिए जाते हैं और वहाँ पर एक शराब की बोतल
बोतल भी होती है और एक किसी व्यक्ति का कंकाल का हाथ भी दिखाई दिया जाता है और फिर उस व्यक्ति को पूरा दिखाई दिया जाता है जो पूरा ही तरीके से सूख गया होता है और पुलिस वाले उसकी जांच पड़ताल कर रिपोर्ट बनाने लग जाते हैं और सभी लोग उस लाश को देखकर आपस में बात करने लग जाते हैं कि यह व्यक्ति कितनी बुरी मौत मरा है। फिर पुलिस वाला कहता है जियो वांग, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? फिर फैंगनिंग आगे बढ़ता है और भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की देकर आगे बढ़ने लग जाता है और पुलिस वाले की नजर फैंगनिंग के ऊपर जाती है और वह पुलिस वालों से देखने लग जाता है। फिर जियो वांग कहता है मैं इस केस के मामले में क्या सोचता हूँ, इस व्यक्ति की मृत्यु कल रात 3 बजे हुई थी और इसके शरीर पर घाव के कोई निशान भी नहीं मिले और साथ ही खूनी की भी कोई निशान नहीं मिले और खूनी कैमरे में भी नहीं आया है। वह इस आसपास की जगह से परिचित था और यह पिछले 2 केसों की तरह है जिसमें बताया गया था हृदय रुकने से उन दोनों की मौत हो गई थी। लेकिन अजीब बात यह है कि पिछले विक्टिम्स की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। फिर पुलिस वाला कहता मैं इस स्थिति के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। फिर जियो वांग कहता है मुझे लगता है इस मामले में यह एक गंभीर हत्या है और वे लोग ऐसे ही खून कर रहे हैं और उन्होंने सभी कैमरों को अवॉइड किया। घटना स्थल पर विक्टिम के साथ कोई संपर्क का निशान नहीं था तो यह जहर देने के माध्यम से हुआ होगा। यह सुनकर पुलिस वाला कहता है लेकिन विक्टिम के ऊपर जहर का कोई लक्षण नहीं दिखा और उसके शरीर पर नशे का भी कोई निशान नहीं मिला और इसका बाहरी शरीर एकदम मम्मी की तरह दिख रहा है। स्वाभाविक रूप से इसे दोबारा सोचना इम्पॉसिबल है और क्या इसमें कोई अन्य संभावना है? यह सुनते ही जियो वांग कहता है कि कोई अन्य संभावना मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता मास्टर। हत्यारे ने उसे अदृश्य रूप में मार डाला जैसे कोई आसमान से भूत उतरा है। फिर पुलिस वाला कहता है सभी असंभव चीजों को सुलझाए और एक स्पष्टीकरण दे। यह सुनते ही जियो वांग कहता है क्या ये अभी भी भूत हो सकता है? फिर पुलिस वाला कहता है तैयार हो जाओ, मैंने उच्च अधिकारियों से यह व्यापी राष्ट्रीय नोटिस जारी करने के लिए कहा है जिसमें अधिकांश निवासियों को यात्रा न करने की चेतावनी दी गई है और हम बाकी काम अन्य विभागों पर छोड़ सकते हैं। चलो लड़के, यह संसार इतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोचते हो। फिर हमें एक सुनसान सी जगह पे खंडर से बिल्डिंग दिखाई दी जाती है और उस खंडर में एक व्यक्ति मोमबत्ती जला रहा होता है। फिर वह व्यक्ति घुटने पे बैठकर और हाथों में हेयरपिन लेकर कहता है माय लॉर्ड, अब समय आ गया है। इतना कहने के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है और उसके सामने बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसकी आंखें बहुत सारी होती है और वह व्यक्ति उसके सामने हेयरपिन पेशकश करता है। फिर मॉन्स्टर कहता है ओह, यह फिर से हमें शिकार करने का है। फिर वह व्यक्ति कहता है माय लॉर्ड, यह पहले से ही अंधेरा हो गया तो हम किसी भी समय बाहर निकल सकते हैं। फिर वह मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है वेल डन बॉय, तुमने अच्छा काम किया। फिर वह व्यक्ति कांपते हुए कहता है यह खलनायक का आशीर्वाद है कि वयस्क के खलनायक को महत्व देते हैं। फिर वह मॉन्स्टर कहता है ये सच बात है कि मैंने उन तीनों में से तुम्हें चुना है और मेरी मदद से पुलिस तुम्हें कभी खोज नहीं पाएगी। फिर वह हेयरपिन को हवा में लेता है और कहता है इस राजा के हाथ में इनविजिबल हॉरोरक्स है और यहाँ तक कि 4th लेवल की सोल को भी आसानी से निपटाया जा सकता है, तो इंसानों की तो बात ही नहीं है। और वैसे भी बेस्लो सोल हंटर वहाँ पर पहुंचे तो हम पहले ही वहाँ से निकल चुके थे। चलो फिर आज रात आखिरी बार होगा। फिर वह मॉन्स्टर हेयरपिन की एनर्जी को अवशोषित करने लग जाता है और वह व्यक्ति उस हेयरपिन को हाथ में ले लेता है। फिर हमें एमएस बार दिखाई दिया जाता है और एमएस बार की लोकेशन दिखाई दी जाती है और फैंगनिंग पानी पी रहा होता है। इतने में जानी कहती है नहीं, शुरुआत से ही उनकी सांसें धीमी हो गई है, जिस केस में अभी अभी आपने मुझे गाइड किया था और यह उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिस व्यक्ति को हम तलाश रहे हैं। और उस मृत व्यक्ति को हेयरपिन की खुशबू आ रही थी। यह कहते हुए जैनिक फैंगनिंग की सही से बाहर निकलती है और उंगली से इशारा करते हुए कहती है हस्बैंड, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, हेयरपिन बाहर है। मुझे नहीं पता लेकिन मेरी धारणा स्पष्ट है, लेकिन हेयरपिन जरूर वहीं पर होगी। यह सुनते ही फैंगनिंग बहुत तेजी से दौड़ता है और कहता है वेटर से वेटर कीप द चेंज प्लीज। फिर वह वेटर पैसों को देखता है और रिपीट करता है कीप द चेंज प्लीज। फिर वह वेटर बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कपड़े को जमीन पर मारता है और कहता है तुमने ऑर्डर कुछ भी नहीं किया और उबला हुआ पानी पिया है। यहाँ आपने बिना ऑर्डर किए घंटों बैठे रहे और आप कुछ डॉलर छोड़ते हुए चले गए। मैं अभी तुम्हारी बहन की तलाश करने जा रहा हूँ और तुम्हारी शिकायत करूंगा और इस संसार में इतने कंजूस लोग कैसे हो सकते हैं। फिर फैंगनिंग कहता है हेलो, क्या तुम अभी भी लोकेशन सेंस कर सकती हो? यह कहते हुए धक्का मुक्की करके अंदर पब के अंदर चला जाता है और स्टेज पे खड़ा हो जाता है। फिर जानी कहती है नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं आसपास, इसी वजह से मैं डायरेक्शन सेंस नहीं कर पा रही हूँ। यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है फिर मैं उन सभी के पास जाऊंगा एक एक करके और तुम्हें महसूस करना होगा कि इनमें से कौन है। फिर पीछे वाली लड़की जो बहुत ज्यादा सुंदर वह फैंगनिंग को देखती है। फिर वह तुरंत ही फैंगनिंग का हाथ पकड़ लेती है और साथ ही उसके खरबूजे भी उससे लग रहे होते हैं। फिर वह लड़की
लड़की फेंगनिंग से कहती है, लिटिल ब्रदर तुम हैंडसम दिख रहे हो, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? ये मेरी ट्रीट होगी। यह कहते हुए लड़की फेंगनिंग के साथ और ज्यादा फ्लर्ट करने लगती है और वह कहती है, चलो भी अब ड्रिंक करते हैं और हम अकेले कहीं जा सकते हैं और अपने जीवन के बारे में बात करेंगे। यह सुनकर फेंगनिंग बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और कहता क्या मैं चलूं? फिर वह लड़की अपने आप को फेंगनिंग के ऊपर पूरी तरीके से फेंकने लगती है। यह देखते हुए फेंगनिंग शर्मा कर कहता है, मिस आप मुझे गले लगा रही हो, मुझे माफ करना, मेरे पास कुछ काम करने के लिए है अभी। यह सुनते ही वह लड़की कहती है, चलो भी बाहर खेलने के लिए चलते हैं लिटिल ब्रदर, इतना शर्मा मत। क्या मैं लिटिल ब्रदर ठीक है? क्या तुम अभी भी छोटे बच्चे हो, है ना? यह कहते हुए बहुत ज्यादा सेक्सी और सुंदर लग रही होती है। यह देखते ही जैंगली अपना हाथ निकालती है और फेंगनिंग को बहुत जोर से नोच लेती है। फिर फेंगनिंग को बहुत ज्यादा दर्द होता है जिस वजह से वह अपने दोनों हाथों से उस लड़की को धक्का मार देता है। फिर वह लड़की जमीन पर गिर जाती है और उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और कहती है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उनमें से खड़ी एक लड़की कहती है, क्या गलत है, यहाँ पर कोई क्यों गिर गया है? दूसरी लड़की कहती है, क्या यहाँ पर झगड़ा हो रहा है? ये देखते ही क्लब के मेंबर आते हैं और कहते हैं, तुम बहुत ज्यादा बहादुर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जगह पर आने की और यहाँ पर परेशानी खड़ी करने की? यह आवाज सुनते ही फेंगनिंग उस तरफ देखता है और कहता है, सर ये सब गलत फहमी है, कृपया ऐसा कुछ न करे, नहीं तो मुझे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्लब मेंबर का बॉस कहता है, ऐसा लगता है कि ताऊ देखने के बाद मैं आंसू नहीं बहा पाऊंगा क्योंकि मैं इतना ओल्ड नहीं हूँ और ना ही मेरा सॉरी हुआ है। फिर हम अपने गेस्ट को कॉन्फ्रेंस रूम में आमंत्रित करते हैं बातचीत करने के लिए। यह कहने के बाद वह फेंगनिंग के ऊपर हाथ रखता है और फेंगनिंग गुस्सा हो जाता है। गुस्से की वजह से वह फेंगनिंग उसका हाथ पकड़ लेता है बहुत जोर से और वह बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा दर्द से चिल्लाने लग जाता है। फिर फेंगनिंग उसे जमीन पर पटक देता है। यह देखकर सारे बॉडीगार्ड रेडी हो जाते हैं। यह सब देखकर बॉस ताली बजाने लगता है और कहता है, इसमें समय लगा लेकिन। फिर फेंगनिंग चारों तरफ देखता है और कहता है, यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम लड़ाई कर सकते हो पूरी तरीके से। यह देखकर जैंगली कहती है, मेरे हस्बैंड, यह बहुत सारे लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं, इन सभी को मारने के लिए मुझे क्यों नहीं मदद करने देते हो? यह सुनते ही फेंगनिंग कहता है, मेरी प्यारी पत्नी ऐसा मत करो, नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा और मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। फिर सारे बॉडीगार्ड फेंगनिंग को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक व्यक्ति दारू की बोतल हाथ में लेकर बेवड़े की तरह इधर उधर घूमते हुए जा रहा होता है और कहता है, मुझे घर जाने की जल्दी जरूरत है, मेरी बेबी अभी भी इंतजार कर रही है मेरे लिए। यह कहते हुए गिरता है लेकिन एक व्यक्ति आकर उसे पकड़ लेता है और मोटा कहता है, लिटिल ब्रदर थैंक यू मुझे पकड़ने के लिए, जब तुम फ्री हो तो मेरे घर आना, हम लोग बैठकर बात करेंगे। फिर वह व्यक्ति अपनी डरावनी शक्ल बनाकर कहता है, मुझे डर है कि तुम्हारे पास वह मौका नहीं है। फिर वह मोटे हेयर पिन को पकड़ता है और कहता है, ये क्या है, ये क्या है? फिर वह व्यक्ति मोटे के कान में कहता है कि सीधी गली में जाओ और तुम अपने घर पहुंच जाओगे। यह सुनते ही वह मोटा सीधा जाने लग जाता है और उसकी आंखें रेड हो जाती है और कहता है, मैं सीधे घर जा रहा हूँ। फिर वह व्यक्ति उस मॉन्स्टर को बुलाता है। फिर वह मॉन्स्टर मोटे के पीछे आ जाता है और वह बहुत ज्यादा डरावना होता है और उसकी बहुत सारी आंखें होती हैं और मोटा अभी भी सीधे जा रहा होता है और दीवार को छूकर कहता है, ये रास्ता क्यों खत्म हो गया है, मेरा घर अभी भी नहीं आया है। इतना कहता ही है कि मोटा वह मॉन्स्टर मोटे के हाथ और पैर को पकड़ लेता है और वह मॉन्स्टर मोटे के सामने डरावनी शक्ल लेकर आ जाता है और कहता है, मॉन्स्टर यह रास्ता इसलिए खत्म हो गई क्योंकि यह तुम्हारी मौत की जगह है। यह देखकर वह मोटा बहुत ज्यादा डर जाता है और वह मॉन्स्टर उसके शरीर में से बहुत सारी एनर्जी निकालने लग जाता है और फिर वह मोटा बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है और आगे के एपिसोड यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर वह मॉन्स्टर उस मोटे की सारी एनर्जी लेने लग जाता है और कहता है, तू अब यहाँ पर मरने वाला है। फिर उस मोटे के अंदर से बहुत सारी ग्रीन एनर्जी निकलने लग जाती है और साथ ही वह मॉन्स्टर उस ग्रीन एनर्जी को खाने लग जाता है और कहता है, तुम्हारी सोल को खाने के बाद मैं ब्रेक थ्रू कर दूंगा और चौथी स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। यह कहते हुए वह मॉन्स्टर और जल्दी से उसकी सोल खाने लग जाता है और वह मोटा चिल्लाने लग जाता है दर्द की वजह से। फिर वह मन में कहता है, मैं क्या अब यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपनी बेबी को गले नहीं लगाया है। इतनी देर में फेंगनिंग आ जाता और खींच के मॉन्स्टर को लात मारता है और कहता है, कमीने मॉन्स्टर, उसकी सोल खाने वाला था तू। और साथ ही वह मोटा आजाद हो जाता है और फेंगनिंग की लात खाने के बाद वह मॉन्स्टर बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता जा रहा होता है। फिर वह एक दीवार से टकरा जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और साथ ही वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है और कुछ देर के लिए फेंगनिंग वहीं पर देखने लग जाता है। वह फिर मोटा से कहता है, क्या आप ठीक है? यह सुनते ही वह मोटा अपने गले को सहलाने लग जाता है और खांसते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ और आपका धन्यवाद। ये कहते हुए वह जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर जैंगली फेंगनिंग से कहती है, हेयर पेन उसके पास है। यह सुनते ही फेंगनिंग कहता है, क्या तुम्हें पूरी तरीके से यकीन है कि यह उसी के पास है? फिर वह मॉन्स्टर अपनी आकृति लेने लग जाता है और कहता है, हे लड़के, तुम कौन हो? क्या तुम सोल हंटर हो? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस समय तुम इतनी जल्दी रिएक्ट करोगे। क्या तुम जानते हो कि तुमने किसे लात मारी है? अब तुम यहाँ
से जाओ और मुझे इस मोटे को खाने दो। यह सुनते ही फैंगनिंग मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई, वो भी दिन में लोगों को नुकसान पहुंचाने की। फिर मॉन्स्टर कहता, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा स्टेटस क्या है सोल हंटर में, लेकिन यदि तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं तुम्हारी आत्मा को भी खा जाऊंगा। और वैसे भी ये दिन नहीं, ये रात है। क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें चाइनीज लैंग्वेज में यही सिखाया है? दोबारा से जाना अपने टीचर के पास और सीखना। यह कहते हुए वे अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करता और फैंगनिंग के ऊपर अटैक कर देता और फैंगनिंग के ऊपर बहुत सारी एनर्जी चढ़ने लग जाती है और उसे पकड़ने लग जाती है। यह देखकर फैंगनिंग कहता है, ये डिस्गस्टिंग सी चीज क्या है? ये सुनने के बाद मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, मेरी अंडर सोल टेक्निक की वजह से तुम बेरहमी की मौत मरोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे व्यक्ति की अपमान करने की जिसे तुम्हें अपमान नहीं करना चाहिए। फिर जैंगलिंग फैंगनिंग के अंदर से हाथ निकालती है और उस सोल टेक्निक के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से फैंगनिंग आजाद हो जाता है। फिर फैंगनिंग अपनी गले को सहलाते हुए कहता है, ये क्या चीज थी, बहुत ज्यादा बेकार चीज थी ये तो। और ये देखकर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता और कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, तुमने कैसे ये सोल टेक्निक को तोड़ा है? यह सुनते ही फैंगनिंग कहते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। और फिर वह अपने शरीर में बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर देता और मॉन्स्टर की तरफ बहुत तेजी से भागता है और कहता है, यह अब मेरी बारी है। यह कहने के बाद वह मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता और मॉन्स्टर कहता है बचते हुए, नहीं यह असंभव है, बस मेरे लिए थोड़ा इंतजार करो। यह सुनते ही वह दीवार पर बैठ जाता और बहुत सारी एनर्जी जनरेट करने लग जाता है। इतनी देर में जैंगली जल्दी से बाहर निकलती है और उस मॉन्स्टर की सारी एनर्जी खाने लग जाती है और सारी एनर्जी खाने के बाद बहुत प्यारा सा क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, यह बहुत ज्यादा टेस्टी था। फिर मॉन्स्टर डरते हुए और कांपते हुए कहता है, तुम कौन हो? यह कहने के बाद वह मन में कहता है, मैंने इतने सारे लोगों को मारकर अपनी सोल एनर्जी गेन की थी और आधे साल की सोल उसके द्वारा ले ली गई है और यहाँ तक कि मेरी सोल टेक्निक भी उनके ऊपर प्रभावित नहीं हो रही है। मुझे केवल यहाँ से बच के निकल जाना चाहिए। फिर फैंगनिंग उस मॉन्स्टर की तरफ बहुत तेजी से भागता है और कहता है, जो तुम्हारे हाथ में हेयर पेन है वो मुझे दे दो। और उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह बच निकलता है। फिर फैंगनिंग उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और फिर कहता है, यह हेयर पेन मुझे दे दे, नहीं तो तेरी आज मैं तेरा जीवन ले लूंगा। यह कहने के बाद फैंगनिंग बहुत खतरनाक अटैक कर देता है उसके ऊपर और वह जमीन पर जाकर गिर जाता है। फिर फैंगनिंग उस मॉन्स्टर के ऊपर पैर रख देता है और जैंगलिंग से कहता है, मुझे अब आगे क्या करना चाहिए? फिर जैंगलिंग कहती है, बस मुझे इसे खाने दो। यह कहने के बाद जैंगलिंग उस मॉन्स्टर की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है और इतनी देर में मॉन्स्टर अपने पेट में हाथ डालता है और पेट से एक तलवार निकाल लेता है और कहता है, तुम नरक में जाओ। यह कहने के बाद वह उन दोनों पर अटैक कर देता अपनी तलवार से और वह दोनों बच जाते हैं। और फिर वह दोनों उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह मॉन्स्टर बच निकल जाता है। और इतनी देर में पीछे से कोई टॉर्च मारता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? और जैंगलिंग फैंगनिंग के शरीर में वापस चली जाती है। फिर फैंगनिंग को वह व्यक्ति पीछे से पकड़ लेता है और उसे जमीन पे पटक देता है और उसके पीछे से हाथ मोड़ लेता है और कहता है, अपने हाथ ऊपर करो कि यह तुम्हें सुनाई नहीं देता है? फिर वह अपने सीनियर से कहता है, मास्टर मैंने इस अपराधी आदमी को पकड़ लिया है। और सीनियर फैंगनिंग के ऊपर बंदूक टांग लेता है। फिर फैंगनिंग को देखकर वह वापस बंदूक रख लेता है और कहता है, वांग जी उसे जाने दो, वह हो ही नहीं सकता है। यह सुनकर वांग जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसका मुंह फटा रह जाता और फैंगनिंग अपने कपड़े साफ करने लग जाता है। मास्टर जमीन पर पड़े हुए आदमी को देखो, वह पिछली डेड बॉडी से मिलते जुलते निशान लग रहे हैं और इस अपराधी को खुले में छोड़ना अच्छा नहीं है। वैसे भी इस बॉडी के आसपास कोई नहीं तो यही अपराधी होगा, तो इसे जल्दी से कैद कर लीजिए। यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा है और आप किसी के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ। फिर सीनियर कहता है, क्या आपने पिछले केसों की तरह अन्य लोगों के आसपास कुछ देखा है? यह सुनते ही वांग जी कहता है, मैंने नहीं देखा है। फिर सीनियर कहता है, पीछे देखो वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, अंदर आते समय पर उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, हमें तभी उसे पकड़ लेना चाहिए था। और एक व्यक्ति जो मर्डरर है वह अपने पीछे इतनी आसानी से कोई सबूत नहीं छोड़ता है। क्या आपको लगता है कि वह इतना आसानी से सबूत छोड़ सकता है? क्या आप समझते हैं? अब फिर वांग जियो गुस्से से दीवार में एक पंच मारता है और कहता है, फिर हम उस मर्डरर को ऐसे ही जाने देंगे और यह यहाँ पर क्यों है? फिर वह मोटा खड़े हुए होते कहता है, ऑफिसर वह मेरा सेवियर है। यह सुनते ही वांग जिया सवालों की बौछार कर देता है, कहता है, क्या सेवियर? और तुम अभी भी जीवित हो? यहाँ पर क्या हुआ था? क्या तुम्हें कुछ याद है या तुम कुछ जानते हो कि तुम पहले व्यक्ति हो जो इस क्राइम के विक्टिम्स हो? इतने सारे सवाल सुनते ही वह मोटा कुछ कहने वाला होता है लेकिन वह बेहोश हो जाता है और ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। फिर वह वॉकी टॉकी पर बात करता है और उसे कहता है कि यहाँ पर एम्बुलेंस की जल्दी जरूरत है और यहाँ पर जांच करने के लिए एक टीम भेजे जितनी जल्दी हो सके। फिर सीनियर फैंगनिंग से पूछता है, लड़के क्या तुम सोल हंटर हो? फिर फैंगनिंग कहता है, क्या सोल हंटर? फिर वह मन में कहता है, हाँ, जब मैं उस घुड़ से लड़ रहा था तो वह भी ये इसके बारे में बात कर रहा था। क्या ये किसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके के मामले में को संभालती है? फिर चलो इस व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं, जैंगली और मेरे उस उद्देश्य को निष्कर्ष कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि इससे सावधान रहे पहले। फिर वह सीनियर को जवाब देने वाला होता है कि सीनियर इतने देर में बोल देता है, ऐसा लगता है कि तुमने सोल हंटर के बारे में कभी नहीं सुना। क्या तुम सेल्फ
पर अवेकन हूँ। ऐसे हैरान मत हो लड़के, तुम अभी भी छोटे बच्चे हो, तुम्हारे चेहरे पे सारी बातें लिखी हुई हैं और अगली बार अगर तुम झूठ बोलना चाहते हो तो अपनी आंखों और अपने चेहरे पर ध्यान देना। यह कहने के बाद वह एक अपना कार्ड देता है। फिर फैंग उस कार्ड को पढ़ता है, जांग तियानाओ। फिर सीनियर कहता है यह मेरा नाम है, अगर भविष्य में कोई परेशानी पैदा होती है तो मुझे कॉल करें और अगली बार इस तरह की चीजों से अगर डील करते हो तो सावधान रहे। फिर फैंग कहता है थैंक यू जांग ऑफिसर। यह कहने के बाद फैंग वहाँ से निकल जाता है और जांग ऑफिसर कहता है यह लड़का इंटरेस्टिंग लगता है। यह कहने के बाद ऑफिसर जांग भी वहाँ से निकल जाता है और बिल्डिंग से कोई व्यक्ति ऑफिसर जांग को देख रहा होता है और यह वह व्यक्ति होता है जो मॉन्स्टर के काबू में होता है और साथ ही वह मॉन्स्टर को भी पकड़े हुए होता है। आगे एपिसोड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर वह होस्ट उस व्यक्ति से कहता है चलो यहाँ से, और इन शहर के असिस्टेंट ने जो मुझे इतना प्रताड़ित किया मैं इसे याद रखूंगा। और ये कहते हुए वह होस्ट उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है। फिर वह व्यक्ति कहते मुझे इस चीज से नफरत है और मैंने इतनी मेहनत की थी उस सोल पावर को लेने के लिए, लेकिन आखिरकार किसी और ने ले ली मेरी सोल पावर को। चलो ठीक है घोस्ट बेबी, अब तुम्हें बेस्ट होना होगा। ये कहते हुए वह बिल्डिंग से छलांग लगाता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है बड़े स्टाइल से। फिर हमें फैंग का पैर दिखाई दिया जाता है जो कहीं पर बहुत तेजी से भाग रहा होता है और कहता है लेयर क्या तुम अभी भी हेयर पेन की लोकेशन को महसूस कर सकती हो? यह सुनते ही लेयर कहती है बिल्कुल सामने। वह घायल हो गया था इसलिए वह ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। यह सुनते ही फैंग कहता है यह बहुत अच्छा है, हमें पहले चांस मिला था उस भूत के बच्चे को पकड़ने के लिए, लेकिन अब एक और चांस मिलेगा उस भूत के बच्चे को पकड़ने के लिए। वैसे तुम इतना छोटा होकर चुप क्यों रही हो? और जानली फैंग के कंधे पे बैठकर कहती है उस मिडिल एज आदमी के अंदर बहुत सारी यान ऊर्जा है और मैं उसके सामने अपने आप को नहीं दिखा सकती हूँ। और दोस्तों यदि आप नाम में कंफ्यूज हो रहे तो मैं आपको बता दूं कि इस फीमेल घोस्ट का नाम जियांगली है और साथ ही फैंग ने भी इसका नाम लेयर रखा था, इसलिए हम इसे जियांगली और लेयर के नाम से भी आगे एपिसोड में बुलाएंगे। फिर फैंग कहता है तो फिर भूत बच्चे द्वारा सोल मैजिक किए गए का मामला क्या है? और वह एक काली मिट्टी है जिससे वह अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा है, यही मामला है क्या? यह सुनते ही जियांगली कहती है मेरे प्यारे पति, सोल मैजिक बहुत ही शक्तिशाली मैजिक होता है और आप इसे स्पिरिचुअल पावर या सोच शक्ति का उपयोग करके भी इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। यह सुनते ही फैंग कहता है स्पिरिचुअल पावर यह क्या है? यह सुनते ही जियांगली कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड, स्पिरिचुअल एनर्जी वह है जो आप पहले यूज कर रहे थे और सोल पावर केवल सोल बॉडी के पास होती है और स्पिरिचुअल एनर्जी हर बॉडी के अंदर होती है, लेकिन अधिक लोगों के लिए यह तब होता है जब केवल वह मृत्यु और जीवन के बीच में संघर्ष कर रहे होते हैं और केवल वहाँ पर एक छोटा सा मौका मिलता है अपनी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर को जगाने के लिए और यह सामान्य व्यक्ति के पावर से कहीं अधिक पावर हो जाती है। यह सुनते ही फैंग कहता है क्या तुमने अपनी याददाश्त नहीं खोई और तुम यह इतनी सारी बातें कैसे जानती हो? यह सुनते ही जियांगली सोचकर कहती है पिछले 2 दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने से मेरे दिमाग में कुछ बातें आने लगी। यह सोचते ही जियांगली मन में सोचता है ऐसा लगता है कि शक्ति वापस आने से जियांगली की थोड़ी सी याददाश्त भी वापस आने लगी। फिर फैंग कहता है ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे पास ज्यादा अधिक स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, इसलिए मैं ब्रेक फ्री नहीं कर पाया। यह सुनते ही जियांगली कहती है नहीं, मिस्टर जियांगो की बॉडी में भी स्पिरिचुअल पावर एक के बराबर होनी चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे पति आपकी स्पिरिचुअल ऊर्जा का उपयोग बहुत ही सरल है, यह केवल अवचेतन रूप से ही आपकी शक्ति और आपकी स्पीड को बढ़ाता है और इस आत्म कौशल को आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्यारे पति को अपने शरीर में स्पिरिचुअल पावर को एकत्र करने और उसे मुक्त करने की आवश्यकता है। यह सुनते ही फैंग कहता है स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करो, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर जियांगली कहती है आमतौर पर इसमें बहुत लंबा समय लगता है और इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आप इसका उपयोग कर पाते हैं। यह कहते हुए जियांगली के दिमाग में एक बल्ब जलता है और कहता है मेरे पास एक आइडिया आया है। फिर वह फैंग के पास बहुत करीब आ जाती है और कहती है हस्बैंड इधर उधर मत घूमियो और केयरफुल रहना। यह कहने के बाद जियांगली फैंग को किस कर लेती है और फैंग बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और जियांगली उसे स्पिरिचुअल की दुनिया में खींच ले आती है और साथ ही वह और नीचे जाने लग जाते हैं। फिर वह इस जगह को हैरानी से देखता है और कहता है हम कहाँ आ गए हैं? फिर जियांगली कहती है यह जियांगो का चेतना का सागर है, इसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कहते हैं और मैंने और मेरे पति ने अनुमोदन किया है और जब तक हमारा गहरा रिश्ता रहेगा मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर प्रवेश कर सकती हूँ। यह सुनते ही फैंग चौंकते हुए कहता है क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड? फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें जल्दी करना होगा, यदि वह सोल बेबी भाग जाता है तो फिर हमारा आज का काम व्यर्थ जाएगा। यह सुनते ही जियांगलिंग उसे पीछे से गले लगाकर कहती है इस बारे में चिंता मत करो मेरे प्यारे हस्बैंड, चेतना के सागर में समय की गति बाहर की दुनिया की गति का 10,000वां हिस्सा का एक है और वह बचकर भाग नहीं पाएगा और केवल मेरे पास यही समय है जब मैं थोड़ी से समय में आपको स्पिरिचुअल पावर के उपयोग से परिचित करा सकता हूँ। यह कहने के बाद दोनों के कपड़े गायब हो जाते हैं और वस्त्रहीन हो जाते हैं। फिर फैंग बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है हे लेयर तुम क्या कर
रही हो, हमारे कपड़े कहाँ गए? फिर जैंगली पीछे से पकड़कर कहती है, यह कपड़े स्पिरिचुअल एनर्जी की धारणा को बहुत प्रभावित करेंगे, इसलिए मैंने इसे हटा दिए। और ये सुनते ही फैंगनिंग बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। फिर जैंगलिंग कहती है, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी डेंटिन से शुरू होती है और मेरी उंगलियों की गति का दिशा का अनुसरण करें और अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा को संगठित करने का प्रयास करें। यह सुनने के बाद फैंगनिंग अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा को बहुत ज्यादा एकत्रित करने लगता है और उसमें से बहुत सारी ऊर्जा निकलने लगती है और इसका असर बॉडी में भी दिखता है, जिसमें से बहुत सारी ऊर्जा निकलने लगती है। फिर वह अपनी आंखें खोलता है और उसके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा ग्लो करने लग जाती है। फिर वह बहुत लंबी छलांग मारता है और आसमान में उड़ जाता है और फिर जैंगली कहती है, वह वहाँ पर है। यह सुनते ही फैंगनिंग वहाँ पर देखता है तो वह व्यक्ति वही होता है जो फुल स्पीड में भाग रहा होता है। फिर घोस्ट बेबी कहता है, यहाँ से जल्दी निकलो, जितनी जल्दी हो सके। यह सुनते ही वह व्यक्ति कहता है, क्या आज का सोल हंटर इतना ज्यादा ताकतवर है? फिर घोस्ट बेबी कहता है, दुर्भाग्य से हाँ। यदि वह अपने शरीर में छुपे हुए अस्तित्व को उजागर नहीं करता तो वह इस महान राजा की सोल टेक्निक के कारण वह दम घुटकर मर जाता। वह आत्मा 4 लेवल की स्तर की थी, नहीं शायद वह 5 लेवल की स्तर थी, नहीं शायद उससे भी अधिक लेवल की स्तर थी। मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर ले चलो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारी तरफ बहुत तेजी से खतरा आ रहा है। यह सुनते ही वह नीचे उतरता है और उसके सामने एक शानदार सी बाइक खड़ी होती है जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है यार बाइक। फिर वह बाइक की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, चिंता मत करिए सर, हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड में बैरियर और ट्रैप्स हैं। यदि वह सोल हंटर वहाँ पर आने की कोशिश करता तो वह वापस नहीं जा पाएगा। यह कहने के बाद वह गाड़ी में चाबी लगाता है और उससे पीछे से आवाज सुनाई देती है तो वह दोनों जने हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इन सालों ने इतनी जल्दी पकड़ लिया हमें। और यह कहने के बाद वह दोनों ऊपर देखते हैं। फिर फैंगनिंग कहता है, आपने जीवित व्यक्ति पर भरोसा किया और अलग अलग व्यवहार किए और इसलिए आप पुलिस की पकड़ से बच गए और मुझे लगता है तुम्हें थर्ड टॉम रोबर होना चाहिए जो प्रिंसेस की कब्र से बचकर भाग गया था। और मुझे याद आया, आपको बुलाना चाहिए रिया आयत जो कब्रों को लूटता है। और यह सुन के वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इतने में ही फैंगनिंग उसके ऊपर जबरदस्त हमला कर देता है और वह व्यक्ति उस अटैक से बच जाता है। फिर वह घोस्ट बेबी बाहर निकल कर कहता है, किसी को इतना ज्यादा अधिक बुली मत करो। यह सुनते ही फैंगनिंग गुस्से से कहता है, क्या मैं आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा हूँ? जब आपने नहीं सोचा, जब आप अपनी मर्जी से दूसरे लोगों की जान ले रहे थे, क्या आपने सोचा था कि आपके साथ भी एक दिन ऐसा आएगा? यदि वह एयरपिन आप मेरे हाथों में सौंप देते हैं तो मैं आपको खुशी से मरने दूंगा। यह सुनने के बाद घोस्ट बेबी हंसता है और अपने पेट में हाथ डालता है और कहता है, बहुत हो गया है तो आपका गोल इस राजा की और क्रस पर है। यदि तुम इसे बहुत ज्यादा लेना चाहते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। यह कहने के बाद वह एयरपिन बाहर निकालता है एक तलवार के रूप में और वह उस पावर के यूज करके फैंगनिंग के चारों तरफ ऊर्जा का एक घेरा बना देता है। फिर वह एक बड़े से ड्रैगन के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उकसाने की, और वास्तव में मुझे ओरिजिनल पावर के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और आपके शरीर में अभी भी एक सोल बॉडी है और मैं आपके जीवन को मृत्यु से भी बदतर बना दूंगा। यह कहते कहते फैंगनिंग को उस बॉल के अंदर कैद कर लेता है और फैंगनिंग अपनी स्पिरिट पावर से एक झटके से ही उस बॉल की चिथड़ी कर देता है और उसमें से आजाद हो जाता है। और यह देखकर बेबी घोस्ट हैरान हो जाता है और कहता है, यह कैसे संभव है? तुम मेरे सोल मैजिक को कैसे तोड़ सकते हो? यह कहने के बाद वह फैंगनिंग के ऊपर ड्रैगन से हमला कर देता है। यह देखते ही फैंगनिंग अपने पंच में स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और उसके ऊपर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे उस ड्रैगन की चिथड़े उड़ जाते हैं और वह दिखता ही नहीं है ड्रैगन। यह देखकर बेबी घोस्ट बहुत ज्यादा हैरान और डर जाता है और कहता है कि यह कैसे हो सकता है? एक मनुष्य जाति मुझे कैसे हरा सकती है? यह कहते ही वह स्पिरिचुअल एनर्जी का सामना करने लग जाती है और स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर हमला कर देती है और फिर वह बहुत बड़ा आकार ले लेती है। गुस्से में कहती है, यह मेथड कैसा संभव हो सकता है? फिर फैंगनिंग जैंगली से कहता है, ले जल्दी से एक घातक हमला करो उसके ऊपर। यह सुनते ही जैंगली बाहर निकलती है और उसके ऊपर खतरनाक तरीके से हमला कर देती है और वह अपनी ऐसी पावर का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ हेयर पेन ही बचती है। यह देखकर फैंगनिंग जल्दी से छलांग मारता उस हेयर पेन को पकड़ लेता है। यह देखकर घोस्ट बेबी उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, इसके बारे में तुम सोचना भी नहीं कि तुम और कर्स को मेरे से ले सकते हो। यह सुनते ही फैंगनिंग देखता है और कहता है, क्या? आगे का एपिसोड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर घोस्ट बेबी फैंगनिंग से हेयर पेन छीनने लग जाता है और फैंगनिंग भी हेयर पेन को दे नहीं रहा होता है। इतने में ही जैंगली बीच में आ जाती है और उसकी एनर्जी को चूसने लग जाती है। यह देखकर घोस्ट बेबी अपनी एनर्जी को वहीं पर खत्म कर देती है। फिर वह फैंगनिंग के ऊपर हमला करने चली जाती है और जोर से कहती है, यह मेरी हेयर पेन है। यह देखकर फैंगनिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथों में एनर्जी बॉल बनाने लग जाता है और कहता है, तुमने अभी अभी जैंगली की हेयर पेन की पावर का यूज किया है
और तुम मुझे सरपास कर जाओगे। लेकिन अब जियालिंग की हेयर पिन मेरे हाथों में है, इसलिए अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए वह अपने हाथों में एनर्जी बॉल से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी सोल बॉडी से आर पार हो जाता है, जिससे उसकी सोल बॉडी आधी गायब हो जाती है। फिर घोस्ट बेबी कहता है, मेरी हॉर्क्स वापस कर दो, मेरी एक ही आशा है कि मैं चौथे लेवल सोल बॉडी पर पहुंच जाऊं और मैंने अभी तक अपना रिवेंज नहीं लिया है। मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग बनना है और मैं अभी भी हार नहीं मान सकता हूँ और मैंने अभी तक अपनी मॉम को नहीं खोजा है। मॉम तुम कहाँ पर हो, मेरी मदद करो। मैं पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता हूँ, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ और मैंने अभी तक तुम्हें खोजा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी गायब हो जाऊं। ये कहते हुए वह फैंगनिंग के सिर के अंदर चला जाता है और फैंगनिंग को उसकी मेमोरी दिखने लग जाती है। फिर फैंगनिंग कहता है, यह यादें तो जो मुझे दिख रही है यह तो घोस्ट बेबी की है। लेयर, क्या तुम भ्रूण हत्या को जानती हो? अगर तुम नहीं जानती हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बेटियों की अपेक्षा बेटियों को प्राथमिकता देने के कारण उन्हें जन्म देते ही मार देते हैं और कुछ बच्चों को जन्म देते ही उनका पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह फिर भी मर जाते हैं या फिर वह जीवित रह जाते हैं या फिर उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। फिर हमें घोस्ट बेबी की यादें दिखाई दी जाती हैं, जिसमें उसका बाप उसे डुबा कर मार रहा होता है और कहता है, तुम मेरे खुद के बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। और ये सब देखकर उसकी माँ कांप रही होती है और रो रही होती है। फिर हमें उस बच्चे की लाश एक जंगल में दिखाई दी जाती है जो एक भेड़िया खा रहा होता है और ये सब उस बेबी की आत्मा भी देख रही होती है। फिर फैंगनिंग कहता है, मैंने अभी अभी इसकी यादों का एक हिस्सा देखा। यह वह एक डूबा हुआ बच्चा था जिसके जैविक पिता ने उसे मार डाला और इस बच्चे को वरदान भी मिला था और जीवित की चाहत में और जीवन न रहने के कारण वह एक आत्मा में बदल गई और सबसे पहले उसने अपने पिता को ढूंढा और बेदर्दी और तड़पा तड़पा कर उसने अपने पिता को भयानक तरीके से मार डाला। फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसका गुस्सा पूरे संसार पर पड़ने लगा। यह कहते हुए वह जियालिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे बारे में क्या लेयर, और किस प्रकार का अवसर आपको हजारों सालों तक जीवित रहने पर मजबूर करता है। आप प्रिंसेस टॉम की कब्र पर भी रहती हैं और तुम जाने की इच्छा भी नहीं रखती हो। तुम जीवित रहने की इच्छा इतनी शक्तिशाली है आपकी कि आप अभी तक जीवित हैं। फिर वह व्यक्ति फैंगनिंग को चाकू मारने जाता है, लेकिन फैंगनिंग अपनी दोनों उंगली के बीच में उस चाकू को पकड़ लेता है और कहता है, आपने सोल बेबी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन सोल बेबी अब नष्ट हो चुकी है और तुम अभी भी मेरे अगेंस्ट काम कर रहे हो और मैंने सोचा कि अभी तक आपने एडवांटेज लेकर आप भाग गए होंगे, लेकिन अब तुम भागे नहीं हो। यह कहते हुए फैंगनिंग अपनी दोनों उंगली से चाकू तोड़ देता है और चाकू का एक हिस्सा जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर वह आदमी डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा डरते हुए अपने सिर को पकड़ते हुए वह कहता है, तुमने उसे मार डाला, अब वे मुझे खोज लेंगे और मुझे निश्चित रूप से वह मार डालेंगे। फिर फैंगनिंग उस आदमी की गर्दन को पकड़कर उसे दीवार पर टिका देता है और कहता है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम्हें जवाब देने हैं। फिर वह आदमी कहता है, कृपया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये कहते हुए वह अपना सिर हिलाता है और फैंगनिंग उसकी गर्दन को छोड़ देता है। फिर वह जमीन पर गिर जाता है। फिर फैंगनिंग कहता है, बहुत अच्छा, चलिए फिर मैं आपसे पूछता हूँ, तुम सोल बेबी को कैसे जानते हो? यह सुनते ही वह आदमी कहता है, आधे साल पहले मैं जानकारी के लिए चांग बाकाओ गया था और फिर मेरे बॉस ने कहा मेरे लिए उसके पास बहुत बड़ा ऑर्डर है और उस समय मेरे पास पैसे की कमी थी और वह ऑर्डर बहुत बड़ा था, जिसके कारण 2 लोगों को और बुलाया गया था। यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है, चांग दाओ वह कौन है? फिर वह आदमी बताता है, वह हमारी इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन मॉन्स्टर है और उसके पास चैनलों की एक बड़ी संख्या है और वह एक बड़ी ताकत का लीडर प्रतीत होता है और वह जानता कि कहाँ पर क्या कुछ है और उसी की वजह से मुझे बहुत सारी नौकरियां मिली हैं और उसने यह भी कहा कि प्रिंसेस टॉम के पास जाकर वहाँ पर खोदिए, वहाँ पर आपको कुछ मिलेगा और इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा। फिर वह मुझे एक मुलायम जड़ देता है और ऐसा कहा जाता है कि प्रिंसेस की कब्र को खोला जा सकता है और उसमें से कुछ पाने के लिए आपको इस जड़ से गुजरना पड़ता है। और होटल में जाने के बाद मैंने पहले ही उस जड़ को खोल दिया था। मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसमें क्या था और परिणाम स्वरूप घोस्ट बेबी जड़ से बाहर आ गया और यह बहुत ही भयानक था और उसके द्वारा मुझे पूरी रात टॉर्चर किया गया और यहाँ तक कि उसने मेरे शरीर के अंदर बार बार प्रवेश भी किया। ठीक वैसे ही इसने जैसे मेरी सारी चेतना पर कब्जा कर लिया और फिर मुझे होश आया तो मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ प्रिंसेस की कब्र के पास पहले ही पहुंच चुका था और जब मैं सर्टेन पॉइंट पर पहुंचा तो मुझे नहीं पता उसने अपना नियंत्रण क्यों छोड़ दिया और वह फिर अचानक से गायब हो गया और मेरा यही मौका था उससे दूर होने के लिए। यही मेरी पूरी कहानी थी, लेकिन अचानक से उसने कहां से जमीन में से एक हेयर पिन निकाली और हमसे जुड़ गया। फिर हम भागने लगे और उसी समय बहुत सारे घोस्ट कहां से आकर चारों तरफ से हमारे ऊपर अटैक करने लगे और मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसका शिकार करने के लिए मान गया और हम दोनों एक साथ भाग गए। लेकिन मेरे दोनों दोस्तों को भूत के द्वारा जंगल में ले गए। फिर अगले दिन मैंने उन दोनों के बारे में खबर देखी, उसमें पता चला कि वे दोनों पागल हो गए और गिरफ्तार भी हो गए और घोस्ट बेबी ने मुझे फोर्स किया
था लोगों को मारने के लिए, और साथ ही मुझसे उसने यह भी कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे तुम हम कभी भी अरेस्ट नहीं होगे और तुम्हें कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, और अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो वे मुझे मार देंगे। इसलिए मुझे उनके साथ सहमत होना पड़ा और मुझे सरवाइव करना था, और साथ ही मुझे अपनी बीमार बच्ची के लिए भी पैसे चाहिए थे, और मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ। मेरा बीमार बेटा अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। यह सब सुनकर फेंग निंग कहता है, यह तुम ही थे जिन्होंने शिकार किया है और तुमने उसका साथ भी दिया है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम नहीं मर सकती हो? और क्या वे मासूम लोग थे मरने के लिए? उनके भी बच्चे थे और रिश्तेदार थे, वे अब आपसे भी ज्यादा सफर कर रहे हैं। यह सब सुनकर वह आदमी कहता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मुझे मत मारिए और मुझे पुलिस के हवाले मत करिए। मैं स्वीकार करता हूँ मैंने बहुत से लोगों को मारा है और बहुत से लोगों के परिवार को उजाड़ा है, लेकिन मेरा बेटा वास्तव में बहुत ज्यादा बीमार हो, मुझे उसके लिए बहुत सारे पैसे भी चाहिए और उसकी माँ पहले ही मर चुकी है। मैं केवल अकेला हूँ जो उसका ध्यान रख सकता हूँ। यह सब सुनकर फेंग ने उसके गला पकड़कर कहता है, तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, आपको उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने अपने बेटे, माँ, पिता, पत्नी, यह सब हमेशा के लिए खो दिए हैं। और क्या तुम समझते हो उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा? ठीक है, तो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, चांग दाओ कहाँ पर है और वह कहाँ पर रहता है और आप उससे कैसे संपर्क करते हैं? फिर वह आदमी कहता है, चांग दाओ हमेशा के लिए रहस्य रहा है और वह SMS के द्वारा संपर्क करता है और वह ऑनलाइन टास्क रिलीज करता है और हमारा आइटम डेस्टिनेशन लोकेशन पर डिलीवर कर दिया जाता है और हमारे अकाउंट में विदेशी अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होते हैं, और जब उन्हें जरूरत होती है तो वह हमारे पास आता है और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ पर रहता है। यह सुनकर फेंग निंग कहता है, तुम मुझे अपना फोन दो। यह सुनकर फिर वह आदमी कहता है, क्या? फिर फेंग निंग कहता है, जल्दी दे। फिर फेंग निंग उसका फोन लेकर कहता है, यह मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है और मेरा नाम फेंग निंग है, और यदि चैंग दाओ नेक्स्ट टाइम आपसे मिले तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर मुझे फोन करे और मुझे बताए। यह कहने के बाद फेंग निंग उस आदमी को फोन दे देता है वापस, और वह आदमी अपने फोन को कैच कर लेता है और कहता है, तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे? क्या तुम पुलिस को कॉल नहीं करोगे और मुझे अरेस्ट नहीं करवाओगे? और फेंग निंग जियान लियांग को अपने पास बुलाता है और जियान लियांग फेंग निंग के शरीर के अंदर वापस चली जाती है। फिर फेंग निंग कहता है, बिना घोस्ट बेबी की तुम जल्दी ही अरेस्ट हो जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए जितनी जल्दी हो अपने बेटे के पास जाओ और उसकी देखभाल करो, और जहाँ तक परिवार के विक्टिम की बात है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम जा सकते हो। यह सुनकर वह आदमी अपना सिर झुकाकर कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। यह सुनने के बाद फेंग निंग जाती हुई कहता है, यदि तुम्हारे बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए तो अपने आप को अच्छे रास्ते पे ले जाए और अपने पुराने रास्ते पे मत जाना। यह सुनकर वह आदमी हैरान हो जाता है और उसे देखते ही रह जाता है। फिर वह आदमी कहता है, फेंग निंग आपका बहुत धन्यवाद, मुझे जो करना है उसे करने के बाद मैं अपने आप को पूरी तरीके से बदल दूंगा। फिर फेंग निंग रास्ते में जाते हुए लेयर से पूछता है, लेयर तुम इस बारे में क्या सोचती हो, क्या मैंने सही किया? हालांकि उसकी अपनी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने फिर भी बहुत से लोगों को मारा और बहुत से लोगों को परेशान भी किया था, और मैं ये नहीं चाहता था कि उसका बच्चा मेरी तरह अकेले ही परेशानी से गुजरे। यह सुनने के बाद जियान लियांग फेंग निंग के सही से बाहर निकलती है और कहती है, मेरे प्यारे हस्बैंड, तुमने इस बारे में निर्णय ले लिया है तो इसके बारे में और अधिक मत सोचो, और मेरे प्यारे हस्बैंड, तुम इतने कम समय में बहुत ज्यादा मजबूत बन गए हो उस सोल बेबी को हराने के बाद। यह कहने के बाद जियांग ली उसे बहुत प्यार से गले से लगा लेती है और कहती है, आपने लेयर की ध्यान पूर्वक हेयर पिन खोजी है मेरे हस्बैंड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए लेयर चाहती है कि हम दोनों की फोटो पोस्ट होए। यह सुनकर फेंग निंग उसे दूर कर कहता है, मैं जानता था कि आपकी हेयर पिन खोना कोई दुर्घटना नहीं थी और घोस्ट बेबी के पीछे अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। क्या आप चांग दाओ को जानती हैं? यह सुनने के बाद जियांग ली बहुत ही गहरी सोच में चली जाती है और सोचने लग जाती है। इस तरीके से देखकर फेंग निंग भी सोचने लग जाता है कि वह क्या सोच रही है। फिर जियांग ली बहुत क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, मुझे याद नहीं आ रहा है या शायद मैं उसे जानती नहीं हूँ। यह सुनकर फेंग निंग अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है, तब भी फिर तुम इतनी देर तक सोचती हो? फिर जियांग ली गुस्से से कहती है, मुझे कुछ याद नहीं है। यदि आप मेरे ऊपर जोर देते हैं सोचने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ याद नहीं कर पा रही हूँ। माय डियर हस्बैंड, जब मेरी ताकत वापस आ जाएगी तो धीमे धीमे मेरी मेमोरी भी रिकवर हो जाएगी। यह कहने के बाद वह बहुत ही ज्यादा प्यारा सा चेहरा बनाती है और दोबारा से कहती है, ओके माय डियर हस्बैंड, तो कृपया अपनी गलती स्वीकार करें और सबसे पहले घर चलते हैं। यह सुनने के बाद फेंग निंग मुस्कुराता है और घर की ओर चलने लग जाता है। यह देखकर जियांग ली उछलते हुए जो उससे चिल्लाकर कहती है, लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। फिर फेंग निंग मन में कहता है, इतना ज्यादा सोचना बेकार है, चाहे इसके पीछे कोई भी हो, अगर हम इस चीज से उबर गए तो उनकी योजना बर्बाद हो जाएगी। फिर फेंग निंग अचानक से रुक जाता है और कहता है, लेयर तुम सही हो, और फेंग निंग के रुकने की वजह से जियांग ली फेंग निंग से टकरा जाती है और अचानक से जियांग ली की सर पर बैंडेज लग जाती है और वह अपना क्यूट सा फेस बनाने लग जाती है। यह देखकर फेंग निंग मुस्कुराने लग जाता है। फिर फेंग निंग अपना हाथ आगे कर जियांग ली को हेयर पिन देता है और कहता है, ये रही यहाँ पर हेयर पिन तुम्हारी, और जियांग ली अपना क्यूट सा फेस बनाकर अपने बालों को पकड़कर कहती
है, मेरे प्रिय हस्बैंड कृपया तुम ही मेरे बालों में हेयर पेन लगा दो। यह सुनकर फैंगनिंग शर्माते हुए कहता है, यदि इसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकती हो तो इसे छुटकारा क्यों नहीं पा लेती हो। यह कहने के बाद फैंगनिंग अपने दोनों हाथों को जांग ली की सर के पास ले जाता है और जांग ली उसे बड़े प्यार से देख रही होती है और जांग ली फैंगनिंग को अलग तरीके से देख रही होती है। वह बिल्कुल एंशिएंट समय का लग रहा होता है और फैंगनिंग कहता है, लेयर यह हेयर पेन मैंने विशेषकर आपके लिए ही चुना है। और वह एक दूसरे को देख रहे होते हैं और साथ ही वह एक साथ बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं। फिर लेयर प्रेजेंट में आ जाती है और ये सब उसका एक यादों का एक हिस्सा था। फिर फैंगनिंग कहता है, ये कैसा है, क्या यह आपको पसंद है। और जांग ली प्यार भरी अपनी आंखों से जांग ली को देख रही होती है और शर्मा भी रही होती है। आगे का एपिसोड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फैंगनिंग जियांग ली को देख रहा होता है और जियांग ली फैंगनिंग को देखकर रो रही होती है क्योंकि उसे अपनी पिछली यादें आ रही थी थोड़ी सी। फिर जियांग ली के आंसू जमीन पर गिरते हैं और उसके अंदर से अचानक से बहुत ज्यादा पावर निकलने लग जाती है और वह पावर सारी हेयर पेन से निकल रही होती है। फिर जियांग ली के सारे कपड़े फट जाते हैं और वह एकदम न्यूड हो जाती है। ये देख कर फैंगनिंग बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है और अपने हाथों से अपनी आंखें बंद करने लग जाता है और उसे देख कर कहता है, हे तुम यहाँ पर दोबारा से क्या कर रही हो, रुक जाओ। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगी तो मेरे भी कपड़े फट जाएंगे और मैं तुम्हारी तरह न्यूड हो जाऊंगा। यह सुनते ही जियांग ली कपड़े पहन लेती है और उसके बड़े बड़े दो बूब्स दिखाई देने लग जाते हैं। फिर उसके पैर दिखाई दिए जाते हैं। फिर वह पूरी दिखाई दी जाती है जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और ब्यूटीफुल सी ड्रेस उसने पहनी हुई होती है। फिर जियांग ली की सर में से गोल्डन सी पावर निकलती है और फैंगनिंग के सर में चली जाती है और उसकी पूरी बॉडी गोल्डन तरीके से चमकने लग जाती है। फिर फैंगनिंग मन में कहता है, कितना विशाल ऑरा है, ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे अंदर पहले से कहीं अधिक ज्यादा ऑरा है। फिर पूरा अवशोषित करने के बाद उसकी बॉडी में से बहुत सारा ऑरा निकलने लग जाता है। फिर वह चीख के बहुत सारा ऑरा निकाल देता है और इतना विशाल ऑरा बहुत से लोग दूर से देख रहे होते हैं इस ऑरे को और उन दोनों के पास बहुत से राक्षस पड़े हुए होते हैं। फिर वह उस ऑरे को देखकर एक लड़की कहती है, वहाँ पर बहुत ही अधिक स्पिरिचुअल पावर निकल रही है। यह सुनकर वह लड़का कहता है, इतनी ज्यादा शक्ति देखना हमारे लोगों के लिए यह आम बात है और इन मलबे को साफ करने के बाद आप बाहर जाकर क्यों नहीं देखती। और वह लड़की वहाँ पर देख ही रही होती कि पीछे से एक मॉन्स्टर का हाथ दिखाई दिया जाता है और उस लड़की को पता चल जाता है कि पीछे से मॉन्स्टर आ रहे हैं। फिर वह मॉन्स्टर ऊपर आ जाते हैं और उस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं और वह लड़की भी अपने हाथों में एक भाला निकाल लेती है और उस भाले से सारे मॉन्स्टर को वह लड़की मार देती है। फिर हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दी जाती है और उस बिल्डिंग के अंदर दो लोग दिखाई दिए जाते हैं और वह वहाँ पर खड़े होकर उस पावर को देख रहे होते हैं। फिर अभी सन डॉल्फिन कहता है, वहाँ मौजूद घोष बेबी की सांसें गायब हो गई है, क्या वह सोल हंटर था जिसने उसे मारा है। मैंने उस बेवकूफ से कहा था कि इतने ज्यादा अहंकारी मत बनो और गलतियां मत करो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और वह मारा गया। यह सुनकर फिर चैंगदाओ कहता है, इसे भूल जाओ, यह सिर्फ एक प्रयोग है, अगर वह मर गया तो वह मर गया, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों और किसने उसे मारा है इसकी जांच अभी भी आवश्यकता है, अन्यथा मेरे लिए डॉक्टर के सवालों से निपटना मुश्किल होगा। चलो चलते हैं, वैसे भी अब वह पीछे से अब कुछ भी नहीं पूछ सकता है। यह सुनकर एबिस डॉल्फिन कहता है, यस बॉस। यह कहने के बाद वह उस आदमी की तरफ हाथ करता है और उसे अपनी पावर से उसे हवा में उड़ा लेता है। फिर वह आदमी कहता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज, तुमने मेरे से सब कुछ पूछ लिया है और तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे। यह सुनकर एबिस डॉल्फिन मुस्कुराते हुए कहता है, ओह मैंने तुमसे झूठ बोला था। और फिर वह अपनी पावर से उस आदमी की गर्दन मरोड़ देता है और फिर वह आदमी दर्द से चिल्लाने लग जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। फिर डॉल्फिन उसकी लाश को वहीं पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है और फिर वहां पर एक सिगरेट हुई गिरी हम दिखते हैं जो पुलिस ऑफिसर ने वहां पर फेंकी हुई होती है और उस पावर को देखकर कहता है, यह क्या है। फिर वहाँ पर वांग जी आ जाता है और कहता है, मास्टर वहाँ पर क्या कुछ गलत है, वहाँ पर या कुछ है। यह सुनकर पुलिस वाला कहता है, वहाँ पर कुछ नहीं है, चलो उसे भूल जाओ और चलो चलते हैं। फिर वह दोबारा कहता है, वांग जियो पहले तुम वापस चले जाओ और आराम करो। यह सुनकर फिर वांग जियो कहता है, ठीक है मास्टर, फिर कल मिलते हैं पुलिस स्टेशन में। मास्टर को क्या हुआ और वे कहाँ पर जा रहे हैं। और यहाँ पर फैंगजिन बहुत ज्यादा हाँप रहा होता है और साथ ही उसके शरीर में से अभी भी बहुत ज्यादा पावर निकल रही होती है और फिर वह मन में कहता है, यह बहुत ज़्यादा खतरनाक था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी फटने वाला हूँ। फिर जियांग ली उसे पकड़ती है और उसे हवा में ले जाती है और कहती है, यहाँ पर कोई आ रहा है, जल्दी से चलो यहाँ से चलते हैं। यह कहकर जियांग ली जल्दी से खिड़की से अपने अपार्टमेंट में पहुँच जाती है। फिर फैंगनिंग जल्दी से अंदर से पर्दा लगाता है और कहता है, मेरे शरीर में से इतनी ज़्यादा लाइट निकली है और आसमान में वे इतना सारा प्रकाश गया है, क्या सभी लोगों ने उस प्रकाश को देख नहीं लिया होगा और उसके बारे में कल समाचार में भी लिखा होगा। यह सुनकर जियांग ली कहती है, नहीं, जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा एक ठोस शरीर में परिवर्तन नहीं हो जाता है सामान्य लोग इसे नहीं देख सकते हैं। फिर फैंगनिंग उसकी तरफ देखता है और बैठकर कहता है,
इस बार आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक क्यों है? यह सुनकर जियांगली कहती है, एक छोटा सा हिस्सा घोस्ट बेबी की आत्मा शक्ति से अवशोषित कर लिया जाना चाहिए था और सबसे बड़ा हिस्सा मेरी शक्ति खोने से पहले मेरे हेयर पिन में संग्रहित किया जाना था और यह केवल मेरी चरम शक्ति के 10वें का एक हिस्सा था। यह सुनकर बेचारे को बहुत ज्यादा झटका लगता है और वह पत्थर का बन जाता है और कहता है, 10वीं का सिर्फ एक हिस्सा? फिर वह मन में कहता है, यह केवल 10वां का एक हिस्सा था। जियांगली अपनी सुनहरे दिनों में कितनी मजबूत थी। इतना कहने के बाद वह एक्साइटेड से खड़ा होता है और कहता है, क्या आपकी याददाश्त ठीक हो गई है? क्या तुम्हें कुछ याद आया अभी? यह सुनकर जियांगली उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ कुछ यादें आई हैं, लेकिन यह कहने के बाद उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। यह देखकर फैंगनिंग उसके सर पर हाथ रखता है और उसे सहलाने लग जाता है और कहता है, इसे भूल जाओ, यदि आप इसके बारे में नहीं सोच सकती हैं तो इसके बारे में मत सोचो। यह सुनकर जियांगली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फैंगनिंग के ऊपर चढ़कर उसे गले लगा लेती है, वो भी बहुत ज़ोरों से। फिर वह कहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी। फिर फैंगनिंग के मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाता है और वे दोनों देखने लग जाते हैं और यह मैसेज डायरेक्टर बैंक का आया हुआ होता है और उस मैसेज में लिखा था, मिस्टर फैंगनिंग, हमारी वीडियो एक्सप्लोड हो गई है, यानी कि अपलोड हो गई है। और यह मैसेज पढ़ने के बाद वह अपना मोबाइल वहीं छोड़ देता है और जियांगली को हवा में उड़ाकर जल्दी से लैपटॉप पर बैठ जाता है और कहता है, जियांगली वीडियो वायरल हो गई है, चलो देखते हैं। फिर वह वीडियो देखकर कमेंट पढ़ने लग जाता है और उसमें व्यूज़ भी देखता है, व्यूज़ जो मिलियन से भी पार हो गए होते हैं। फिर वह कहता है, इसे रिलीज हुए केवल 3 घंटे ही हुए हैं और इसे पहली 1 मिलियन बार देखा जा चुका है। फिर वह दोबारा से कमेंट पढ़ने लग जाता है। पहले कमेंट में लिखा हुआ होता है, ठीक है, मैंने देखा है कि फीमेल घोस्ट का चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर वह दूसरा कमेंट पढ़ता है और उसमें लिखा हुआ होता है, यह बहुत ज़्यादा रोमांचक है, ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। फिर वह तीसरा कमेंट पढ़ता है और उसमें लिखा हुआ होता है, हालांकि यह अनुचित है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या इसमें कोई विशेष बात है। और फिर वह चौथा कमेंट पढ़ता है और उसमें लिखा हुआ होता है, मेरे प्रिय व्यक्ति जानलेवा इरादे से भरा हुआ है। जमीन पर हमेशा ऐसे प्राणी होते हैं जो महिला भूतों का सामना करने की हिम्मत करते हैं। और फैंगनिंग बहुत ज़्यादा खुशी से होकर कहता है, यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अब, और यह प्रिंसेस टॉम के पिछले वीडियो से भी अधिक ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा लाल टपकने लग जाती है और वह सोचता है और वह डायनासोर की कॉस्ट्यूम पहन के रखता है और वह कहता है मन में, मैं एडवर्टाइजमेंट ले लूँगा और सपोर्ट भी ले लूँगा, फिर मैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग करूँगा और ये सब मुझे सभी चाहिए। फिर जियांगली कहते हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ पर आ और देख है। और वह जियांगली की आवाज़ सुनता है और दाएं बाएं देखने लग जाता है कि जियांगली कहाँ पर है। और जियांगली उसकी शरीर से बाहर निकलती है और कहती है, अंदर आओ और स्पिरिचुअल की दुनिया में देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यह कहकर जियांगली फैंगनिंग को पकड़ के स्पिरिचुअल की दुनिया के अंदर ले आती है। फिर फैंगनिंग अंदर आते हुए कुछ देखता है और कहता है, यह तो, और वह मछली के आकार की तरह मछलियाँ देखता है जो उनके चारों तरफ घेर कर चक्कर लगा रही होती है। और जियांगली उनके साथ ही गोल गोल चक्कर लगाते हुए कहती है, ये सभी भय की शक्तियाँ हैं, मेरे पति डर में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। यह कहते हुए जियांगली उसके पीछे से उसे गले लगा लेता है और फैंगनिंग बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है। फिर जियांगली कहती है, मेरे हस्बैंड अपनी आंखें बंद करो। यह कहने के बाद वह दोनों कपड़े उतार देते हैं और दोनों न्यूड हो जाते हैं और उनके शरीर में से बहुत ज़्यादा सुनहरी पावर निकलने लग जाती है। फिर वह दोनों उन गोल्ड फिशों को अवशोषित करने लग जाते हैं और साथ ही उसके बाहरी शरीर के चारों तरफ हवाएं चक्कर लगाने लग जाती हैं। फिर जियांगली अपनी आंखें खोलता है और मन में कहता है, क्या यही डर की शक्ति है? इसका कारण यही है कि जो वीडियो अभी लोकप्रिय हुई है उससे इतनी सारी डर की शक्ति मिली है। फिर वह अपने हाथों में पावर निकालता और कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं बिना किसी मदद के आसानी से घोस्ट बेबी की आत्मा को नष्ट कर सकता हूँ। और साथ ही आज बहुत कुछ हुआ है। डेड सोल बेबी, सोल हंटर और मिस्टीरियस पुलिसमैन जांग टेंडेवा और जियांग ली की लोस्ट मेमोरी, एक रहस्यमय संगठन भी जो राजकुमार की कब्र पर हमला करता है। यह मेरे लिए एक पूरी नई दुनिया शुरू हो गई है। यह सबसे अधिक रोमांचक है, लेकिन यह सबसे अधिक खतरनाक भी है। मैंने पहले ही एक अनुबंधित कर लिया है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता हूँ, लेकिन मैं सर्वाइव कर जाऊंगा और तुम्हें जीवित पाऊंगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाई दिया जाता है कि फैंगनिंग अपने बिस्तर पर सो रहा होता है और जियांग ली बाहर आती है और फैंगनिंग को देखने लग जाती है। फिर वह फैंगनिंग के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है और उसे फैंगनिंग की जगह जियांगोंग बुलाती है
और फैंगनिंग सोते समय में भी शर्मा रहा होता है और जियांगलिंग हवा में ही अपने कपड़े उतार लेती है और न्यूड हो जाती है। फिर वह फैंगनिंग की चादर उठाती है और उसके अंदर जाने लग जाती है। फिर वह फैंगनिंग के ऊपर लेट जाती है और कहती है हजारों साल बीत गए हैं। यह कहते हुए उसके आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं और साथ ही वह खुश भी होती है और शर्मा भी रही होती है। फिर वह फैंगनिंग को कसकर गले लगा लेती है और कहती है आखिरकार मैंने तुम्हें खोज ही लिया। और फैंगनिंग सोते समय पर एक सपना देखता है और उस सपने में एक मॉन्स्टर को देखता है। फिर वह एक पेट्रोल की कैन देखता है जो जमीन पर गिरी हुई होती है और वह एक गांव को जलते हुए देख रहा होता है और उसी के पास वह पेट्रोल की कैन पड़ी हुई होती है। फिर वह पीछे पलटता है और एक डरावनी सी मुस्कान देता है और साथ ही उसकी आंखें लाल होती हैं। और एपिसोड वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से खत्म हुआ था। हमें एक घर दिखाई दिया जाता है जिसके अंदर एक लड़का शीशे में देखकर ब्रश कर रहा होता है। फिर उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है और वह मोबाइल की तरफ देखता है और मोबाइल को उठाकर देखता है तो कहता है क्या एक नई न्यूज़ आई इसमें। फिर वह उस न्यूज़ को ध्यान से देखता है और जोर से कहता है क्या मेरा वीडियो दूसरे स्थान पर आ गया और कल रात एक नए व्यक्ति द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो पहले नंबर पर आ गया। अरे बाप रे, कौन सा वीडियो एक रात में 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ सकते हैं, ये कैसे संभव है। मैं स्टेशन बी पर सबसे लोकप्रिय हूँ, मेरे तो कभी नहीं आए लेकिन इसके कैसे आ गए इतनी ज्यादा। यह कहने के बाद वह सीधे गेट खोलता है और कंप्यूटर को देखता है और कंप्यूटर के पास जाकर हेडफोन लगाकर बैठ जाता है। फिर वह अपनी फुल एनर्जी से कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि यह आदमी कैसा काम करता है और इसकी वीडियो मेरे से आगे कैसे निकल गई। फिर हमें घड़ी दिखाई दी जाती है जिसमें संडे लिखा होता है, आज संडे का दिन है और 10:08 हो चुके हैं। फिर हमें उस लड़के को दिखाई दिया जाता है जो कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में से आत्मा बाहर निकल गई हो, वह मर गया हो। फिर वह मन में कहता है मैं हार गया, यह वीडियो इतना अद्भुत है, वास्तव में इसकी तुलना की नहीं जा सकती किसी और वीडियो से। इससे कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है कि यह वीडियो एक रात में ही नंबर 1 पे पोजीशन पे आ गई है। फिर वह लड़का अपने होम पेज पर फ्लाइंग पोटैटो पर पोस्ट करते हुए कहता है भाई क्या आप अगला एपिसोड जल्द से जल्द ही जारी कर सकते हैं, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि लियान जियांग के साथ क्या हुआ है। फिर वह पोस्ट करने के बाद मुस्कुराकर कहता है यह देश की सबसे प्रतिभाशाली पीढ़ी है, स्टेशन भी वास्तव में अद्भुत है, छोटे भाई मैं आपके उत्साह को और बढ़ा दूंगा। फिर बहुत से लोग उसकी शेयर पोस्ट को देखते हैं और उनमें से एक कहता है देखो भाई मैंने क्या देखा है, टूडू ने वास्तव में इस वीडियो को शेयर किया है। फिर दूसरा चीफ एल्डर ऑफ द बैगर क्लेन कहता है भाइयों यह वीडियो वास्तव में बहुत पॉपुलर है। फिर तीसरा व्यक्ति कहता है यह वीडियो वास्तव में टूडू द्वारा रीपोस्टेड है, क्या यह एक न्यू स्टार वीडियो है। फिर चौथा व्यक्ति कहता है मैं देखना चाहता हूँ ये कौन सा व्यक्ति है जिसने हॉट सर्च लिस्ट को डोमिनेट कर दिया है। फिर हमें ब्यूटीफुल से नज़ारा दिखाई दिया जाता है जिसमें से सुनहरी सी धूप और हल्की सी हवा निकल रही होती है और साथ ही दोनों के सिर दिखाई दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जियांगलिंग के पैर दिखाई दिए जाते हैं। फिर दोनों दिखाई दिए जाते हैं और दोनों आराम से सो रहे होते हैं और सोते समय पे भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं दोनों के दोनों। और फैंगनिंग सोते हुए सपना देख रहा होता है और बड़बड़ा रहा होता है मेरे प्यारे प्यारे स्वादिष्ट से बंस। और फिर खाते हुए कहता है कि मेरे ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बंस है, मैं पूरे खा जाऊंगा। और भी सारे खाने के स्वादिष्ट भोजन देख रहा होता है। फिर उसे एक बंस दिखता है, उसकी तरफ आकर्षण होता है और फिर उसके पास जाता है और फिर उसके ऊपर बैठ जाता है और दबाने लगता है और कहता है यह चावल का केक बहुत नरम है और चिकना है और नरम बहुत ज़्यादा है, ये इसे छूने में ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ज़्यादा खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। और साथ ही उसके मुंह से बहुत ज़्यादा लाल टपक रही होती है। फिर वह अपनी आंखें धीमे से खोलने लगता है और मन में कहता है क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ, लेकिन यह वास्तविक सपना लगता है। और वह सपने में अभी भी वंश को दबा रहा होता है। फिर वह पूरी तरीके से होश में आ जाता है और जियांगली को अपनी तरफ सोते हुए देखकर वह शर्माने लग जाता है और मन में कहता है ये एहसास क्या है। और जब उसे एहसास होता है कि वह जियांगली की पूंछ दबा रहा होता है, वह बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है और चिल्लाकर अपना हाथ दूर हटा लेता है और बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है। फिर जियांगली उठती है और अपनी आंखों को साफ करने लग जाती है और जियांगली कहती है हस्बैंड क्या आप जाग गए हैं। और फैंगनिंग बिना कपड़े के उसे देखता तो उसकी नाकों से बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है और जियांगली उसके पास आती हुई कहती है हस्बैंड आपकी नाक से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। फिर फैंगनिंग एक हाथ से अपनी नाक को पकड़कर कहता है वहीं रुक जाओ। यह कहती ही वह डेस्क के पास दौड़कर जाता है और वहां से टिश्यू पेपर निकालता है और वह अपनी नाक में लगा लेता है और साथ ही शर्माते हुए कहता है अपने कपड़े पहनो। यह सुनते ही जियांगली अपना मुंह फुला लेती है
और साथ ही बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है। फिर उसके पैर दिखाई दिए जाते हैं जो हवा में उड़ने लग जाती है, फिर वह पूरी दिखाई दी जाती है और साथ ही उसने कपड़े भी पहन लिए होते हैं। और फिर वह कहती है फैंगनिंग से, हस्बैंड मैंने कपड़े पहन लिए हैं, अब मैं तैयार हूँ। यह सुनते ही फैंगनिंग जैसे ही उसे देखता तो उसकी आंखें फटी रह जाती है और उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि जियांगली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है इन कपड़ों में। फिर फैंगनिंग शर्माते हुए कहता है कि अब तुम सूरज की रोशनी से क्यों नहीं डरती हो। मेरे प्यारे दोस्तों, फैंगनिंग को यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, लेकिन इसने गलत सवाल पूछा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ भाई। आप लोगों को भी हुआ होगा, मुझे पता है। चलो तो कहानी स्टार्ट करते हैं दोबारा से। यह सुनते ही जियांगली अपनी हेयर पिन को गोल गोल हवा में घुमाते हुए कहती है, क्योंकि मैंने अपनी ताकत का कुछ हिस्सा वापस पा लिया है, इसलिए मुझे अब धूप से डरने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन आपके कपड़े पहले से कुछ अलग कपड़े लग रहे हैं। फिर जियांगली अपने बालों में हेयर पिन लगाने लगती है और बहुत ज़्यादा सुंदर और क्यूट लगती है भाई। फिर जियांगली कहती है, क्या मेरे हस्बैंड को यह नहीं कहना चाहिए कि तुमने पहले लंबी स्कर्ट पहनी थी, अब तुमने छोटी स्कर्ट पहनी है। तो मेरे हस्बैंड, मैं बता दूं आपको, पहले मैंने लंबी स्कर्ट में मुझे असुविधा होती थी, इसलिए मैंने अब छोटी स्कर्ट पहनी है। फिर फैंगनिंग गहरी सोच में चला जाता है और मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई आत्मा दिन में आ जा सकती है। क्या लियर सचमुच कोई आत्मा नहीं है, बल्कि उसका अस्तित्व किसी और रूप में है। फिर जियांगली फैंगनिंग के ऊपर कूद जाती है और फैंगनिंग उसे पकड़ता है और जियांगली उसे गले लगाकर कहती है, हस्बैंड तुम बहुत अच्छे हो। फिर फैंगनिंग के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है और फैंगनिंग मोबाइल की तरफ देखता है और फिर जियांगली को दूर करके कहता है, पहले मुझे मोबाइल उठाने दो, और बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है। फिर वह मोबाइल उठाता है और वह देखता है कि डायरेक्टर बैंक का कॉल आया हुआ होता है। फिर वह कॉल को पिक करता है और उससे बात करने लग जाता है। फिर वह कहता है, नमस्ते डायरेक्टर बैंक। फिर डायरेक्टर बैंक कहता है, मिस्टर फैंगनिंग, हमारे यह वीडियो पहले से ही हॉट सर्च सूची में नंबर 1 पर है। फिर फैंगनिंग कहता, हाँ मैंने ये कुछ देर पहले ही देखा है। यह सुनते ही डायरेक्टर बैंक कहता है, कई विज्ञान विक्रेताओं ने हमसे संपर्क किया है और अगले वीडियो में विज्ञापन देना चाहते हैं, और साथ ही अकेले एडवर्टाइजमेंट की फीस हमें $10,000 देंगे वे। तब मिस्टर फैंगनिंग, हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। जहाँ पर एपिसोड ख़त्म हुआ था वहीं से एपिसोड स्टार्ट करते हैं। फिर फैंगनिंग कहता है, अभी उत्तर देने में जल्दबाजी ना करें, वैसे भी हम अभी नए मालिक बने हैं और हमारे पास केवल 2 वीडियो है। प्रशंसकों की अनुकूलता का इस तरह उपभोग करना वास्तव में शर्म की बात होगी। वैसे डायरेक्टर बैंक, क्या आपके पास खाता संचालन में कोई पूर्व अनुभव है? यह सुनते ही डायरेक्टर बैंक कहता है, यह चालू है, लेकिन इसमें केवल 20,000 फैंस है। मिस्टर फैंगनिंग, आपने एक रात में कितने फैंस प्राप्त किए हैं? वैसे मिस्टर फैंगनिंग, आपने मुझसे क्यों पूछा कि मेरे अकाउंट में कितने फैंस हैं? फिर फैंगनिंग कुर्सी पर बैठकर कहता है, डायरेक्टर बैंक, जब मैं वीडियो शूट करना चाहता हूं तो मैं बहुत व्यस्त हो सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि इसे संचालित करने के लिए मैं ये खाता आपको सौंप दूंगा। हमारे दीर्घकालिक सहयोग के बारे में क्या ख्याल है? और मैं वीडियो शूटिंग और सामग्री निर्माण करूंगा और आप वीडियो संपादन और संचालन करेंगे। फिर हम इसे अनुपात में विभाजित करते हैं और इस खाते को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो डायरेक्टर बैंक, मेरा ऑफर आपको कैसा लगा? सोच समझ कर बताइए जल्दी से। यह सुनने के बाद डायरेक्टर बैंक चौंकते हुए कहता है, क्या पार्टनरशिप? लेकिन मिस्टर फैंगनिंग, लेकिन हमारे पास केवल छोटा सा स्टूडियो है और आपकी पिछली लोकप्रिय को देखते हुए क्या आपको लगता है कि पार्टनरशिप करना चाहिए मिस्टर फैंगनिंग? यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है, ये ठीक है, मैं पिछले 2 सहयोगों से बहुत संतुष्ट हूँ और आपकी स्टूडियो के लोगों पर मेरी बहुत अच्छा इंप्रेशन है, इसलिए क्या डायरेक्टर बैंक मेरे साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है? यह सुनते ही डायरेक्टर बैंक बहुत ज़्यादा खुश होकर उत्साहित से कहता, हाँ मैं तैयार हूँ पार्टनरशिप करने के लिए। लेकिन जहाँ तक बंटवारे की बात है, तो क्या हम इसे 2% में बांट देंगे? नहीं, जब तक 10%। क्या 10% ठीक है? यदि संभव हो तो मैं एक अनुबंधन का मसौदा तैयार करूंगा और आपको भेज दूंगा। यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है, यह सब मैं आपको देता हूँ। और फैंगनिंग पुराने दिन याद करते हुए कहता है, उस समय मैंने कई कंपनियों की तलाश की। जब उन्होंने 1,000 युआन की मेरी कोटेशन सुनी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। मुझे नहीं पता था कि उस समय मेरे पास केवल इतने ही पैसे थे, और साथ ही जब मैं हार मानने वाला था तो आप ही थे जिन्होंने मुझे जवाब दिया और आपने मुझे पर्याप्त सम्मान और सावधानी पूर्वक सेवा दी। मैं हमेशा आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह सुनते ही डायरेक्टर बैंक बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और अपनी नाक पोंछने लगता है रुमाल से। फिर डायरेक्टर बैंक कहता है, हमें यही करना चाहिए, अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमने हमेशा यही किया है। मिस्टर फैंगनिंग, कृपया निश्चित रहें, हम आपके लिए इस खाते को संचालित करने की पूरी कोशिश करेंगे।
यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है ठीक है, फिर आप मुझे बाद में अनुबंधन भेज सकते हैं। मुझे यहाँ निपटने के लिए अन्य चीजें भी हैं। इस वीडियो खाते का आगामी संचालन आप पर छोड़ दिया जाएगा। फिर फैंगनिंग मन में कहता है क्या यह इतना लोकप्रिय है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह इतनी अधिक बहस शक्ति प्रदान करता है और मुझे नहीं पता कि लेयर में कितना सुधार हुआ है। फिर वह देखने लगता है कि अभी नंबर 1 पर ट्रेंडिंग पे वीडियो कौन चल रही है। और दोस्तों कमेंट आप ही पढ़ लेना इसमें, ठीक है, ओके। फिर फैंगनिंग चेयर से उठता है और पीछे पलट कर देखता है और कहता है लेयर। ये सुनते ही जियांगली खुश हो जाती है। फिर वह फैंगनिंग के पास आती है और कहती है क्या हुआ हस्बैंड। ये सुनते ही फैंगनिंग कहता है क्या कल रात के डर की शक्ति पर्याप्त थी और क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ रिस्टोर हो गई है। यह सुनते ही जियांगली फैंगनिंग का हाथ पकड़ती है और कहती है कल मुझे जो मिला वह उतना नहीं था जब हम पहली बार प्रिंसेस टॉम पर मिले थे। मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक होने में बहुत दूर हूँ। यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है तो फिर तुम अभी ठीक होने में कितनी दूर हो। यह सुनते ही जियांगली अपनी पावर से गोल कलर की आकार की चीज को निकालती है जिसमें वह अपनी ताकत को नापती है और वह कहती है यह मेरे सुनहरे दिनों में पूरा भरा हुआ होता था लेकिन अभी यह इतना भरा है। यह सुनते ही फैंगनिंग फौंदू से खड़ा होकर पूछता है क्या अब भी इतना अंतर है। ह्यूआन एलिमेंट्री स्कूल में राक्षस निपटने में हमें कितनी प्रतिशत जीत सकते हैं। यह सुनते ही जियांगली कहती है शायद 100%। यह सुनने के बाद फैंगनिंग अपनी जैकेट पहनता है और कहता है ठीक है चलो पहले खाना खाते हैं फिर आराम करेंगे और सत्य लाभ करेंगे। और साथ ही अपनी चोटी बांधते हुए फिर से कहता है आज रात ह्यूआन प्राथमिक विद्यालय में हम वापस चलते हैं। और जियांगली फैंगनिंग को तैयार होती हुए देख रही होती है। फिर वह सुनती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है बढ़िया चलो चले और आज रात स्वादिष्ट खाना खाए। ये कहते हुए बहुत ज़्यादा बमक जी ओ भाई साहब क्या बताओ बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है, इसे देख कर हंसी भी आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और उसका अपार्टमेंट दिखाई दिया जाता है। फिर फैंगनिंग अपनी टोपी को सही करता है और खिड़की खोलता है और कहता है लिया तैयार हो जाओ। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुशी से फैंगनिंग की तरफ देखने लग जाती है। फिर वह फैंगनिंग को कंधे से पकड़ती है और उसे हवा में उड़ाकर ले जाती है और वह बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है और साथ ही उसकी टोपी भी कमरे के अंदर रह जाती है। फिर हमें ह्यूआन एलिमेंट्री स्कूल दिखाई दिया जाता है और दो जने पेड़ के पीछे से ह्यूआन में एलिमेंट्री स्कूल को देख रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है भाई जान क्या हम सचमुच यहाँ वीडियो शूट करने के लिए आए हैं। यह कहते हुए वह बहुत ज़्यादा डर रहा हुआ होता है। इतने में जांग उसे पीछे से थप्पड़ मारता है और उसके में से थूक बाहर निकल जाता है। फिर जांग कहता है बकवास 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 ही करता रहता है, आपको सबसे लोकप्रिय वीडियो देखना चाहिए था है ना। फिर वह और ज़्यादा गुस्सा होकर कहता है यहीं पर उन्होंने फोटो ली थी, हम हाई चेंग लोग इसे एक नज़र में बता सकते हैं। यह लोकप्रिय और ट्रैफिक हमारे सामने है, क्या हम इसे जल्दी नहीं पकड़ सकते हैं। और वह दूसरा लड़का डर के मारे बैठा हुआ होता है अपने सर पकड़ कर। फिर वह लड़का कहता है लेकिन भाई जांग ह्यूआन एलिमेंट्री हाई स्कूल के अंदर एक भूत है। यह सुनते ही वह खुश होकर कहता है आखिर क्या बात है, बेशक यह नकली है, इसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके संश्लेषित किया गया होगा और विभिन्न तंत्रों का उपयोग करके फिल्माया गया होगा। इंटरनेट पर अब ऐसे कई अलौकिक वीडियो मौजूद है, क्या आपको नहीं लगता कोई वास्तविक भूत है। हा 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 हा। फिर उनके पीछे से कोई जांग के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और दोनों की फटके मारे हवा टाइट हो जाती है और वो पटाखे फटा रह जाता है और घबराने की वजह से आंखें बाहर निकलती आ रही होती है और वह बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं और भागने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाई दिया जाता है कि पीछे से एक लड़की होती है जिसने हाथ रखा हुआ होता है और साथ ही वह लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी होती है। फिर वह लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर कहती है क्या हम हाई ह्यूआन प्राइमरी स्कूल के प्रवेश द्वार पर मिलने के लिए सहमत नहीं थे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं भूत हूँ, तुम दोनों कायरो हो, यदि तुम भयभीत हो तो घर चले जाओ, जल्दी से जाओ। भूत को देख के डरे या न डरे लेकिन उसका गुस्सा देख के वैसे ही वह डर रहे होती है दोनों के दोनों। फिर वह लड़की उन दोनों को उठाती है और जांग कहता है मुझे मत बताओ, यहाँ का डरावना माहौल और औजार वातावरण अभी भी रात में बहुत ज़्यादा डरावना होता है। फिर वह लड़का खुश होकर कहता है बॉस मैंने उस वीडियो के लिए कुछ तंत्र तैयार किए हैं और वीडियो संपाद और विशेष प्रभाव वास्तव में अच्छे हैं। हमने इस बार कुछ भी तैयार नहीं किया है, हम यहाँ दूसरे से तुलना नहीं कर सकते हैं बॉस। और उसके इतने पास आने से वह लड़की अजीब सा चेहरा बना लेती है। फिर उसे दूर धकेल कर कहती है आप मूर्ख के हमारे पास तंत्र स्थापित करने के लिए विशेष प्रभाव डालने के लिए पैसे कहाँ से हो सकते हैं, हम यहाँ सिर्फ गड़बड़ करने आए हैं। यह कहने के बाद वह बॉस लड़की हाथ में पेंसिल और नोटबुक लेकर कहती है हाईवन प्राइमरी स्कूल की वास्तविक स्थिति नामक हमारे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। यह सुनकर जांग कहता है बॉस ये तो बहुत अद्भुत है, वह हमारे बीच सबसे अधिक प्रशंसकों का हकदार है। यह सुनकर लेडी बॉस एक्साइटमेंट होकर कहती है मेरी चापलूसी करना बंद करो और चलो चले। यह सुनकर वह लड़का बॉस लेडी के कंधों पर हाथ रखकर कहता है डरावनी शक्ल बनाकर रुको एक मिनट रुको, ध्यान से सुनो, लगता है पीछे से कोई आवाज़ आ रही है।
यह कहते हुए उस लड़की की बहुत ज़्यादा फटी जा रही होती है और जहाँ से आवाज़ आ रही होती है वह तीनों पलटकर देखते हैं तो वहाँ पर दो परछाई दिखाई दी जा रही होती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि यह परछाई किन दोनों की है और इन दोनों की परछाई देखकर उनकी बहुत ज़्यादा फट जाती है और रोज चिल्लाते हैं भूत भूत। एक जन की तो आंखें फट जाती है, अभी एक जन की आंखें तो आंखें निकल गई होती है। आप तो देख ही सकते हो यार। और एक तो रोने लगता है बहुत जोर से और वे दोनों लेडी बॉस के ऊपर चढ़ जाते हैं डर की वजह से। और लेडी बॉस कहती है गुस्से में, यह तुम्हारी बहन है जो भूत है, मुझसे दूर हो जाओ कमीनो। तुम दोनों बहस का और मेरे ऊपर चढ़ रहे हो हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है कमीनो, नीचे उतर जाओ तुरंत के तुरंत। यह देखकर जियांगली और फैंगनिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह तीनों को देख रहा होता है और मन में कहते हैं कि ये तीनों के तीनों अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हैं। फिर जियांग लेडी बॉस से कहता है, देर रात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गहरा जंगल है, इसमें से कोई भी अचानक भूत प्रकट हो सकता है और वैसे भी वह कोई भूत नहीं है बल्कि एक राक्षस है। और यह सुनकर लेडी बॉस बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा होने लग जाती है और फिर वह शांत होती है और जियांगली और फैंगनिंग से कहती है, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, मेरे ये दोनों मित्र बहुत ज़्यादा डरपोक है, आप इन दोनों की हरकतें देख के तो डरे तो नहीं है। यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है, वैसे आप लोग कौन हैं? फिर जियांग हंसते हुए कहता है, हम वीडियो ब्लॉगर हैं और हम यहाँ हाईयून प्राइमरी स्कूल पर एक नज़र डालने के लिए आए हैं जो हॉट सर्च सूची में है। मुख्य बात यह देखना है कि क्या मैं कोई दिलचस्प वीडियो शूट कर सकता हूं यहाँ पर। वैसे मेरा नाम जांग जियो है और मेरी स्टेशन BID गाद आलू है। और वह लड़का कहता है, नमस्ते, मेरा नाम मायो जिंग है, मैं भाई जांग का सहायक हूँ। फिर लेडी बॉस कहती है, लिन हुआन उनके छोटे भाई है, वर्तमान में स्टेशन B के लाइव प्रशासन क्षेत्र में काम करते हुए मुख्य रूप से भोजन की खोज और बाहरी गतिविधियां कर रहे हैं। फिर मायो जिंग फैंगनिंग को देखकर चौंकते हुए कहता है, क्या आप वह नहीं है? यह सुनते ही जांग कहता है, वह कौन है वैसे? फिर मायो जिंग बताता है, यह सबसे लोकप्रिय खोजों में से एक है और इस वर्ष स्टेशन B पर सबसे मजबूत नावांगतुक का खिताब है। और क्या हमने उसकी वीडियो देखने के बाद ही उसे नहीं पहचाना? यह सुनने के बाद वह लेडी बॉस बहुत प्यारी सी क्यूट सी शक्ल बनाती है और एक्साइटमेंट में कहती है, आपने जो वीडियो बनाई है वह बहुत अच्छी है और मैं स्टेशन B पर आपका दूषण करती हूँ और क्या आप मेरे लिए अपने नाम पर साइन कर सकते हैं? और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर दिखेंगे। वैसे यह बहन भी वीडियो में बहुत बार दिखाई दी है। क्या आप दोनों जोड़े हैं? मेरा मतलब आप दोनों कपल हो? यह सुनते हुए शर्माते हुए साइन करता है नोटबुक पर और जियांगली उसकी तरफ देख रही होती है। फिर फैंगनिंग कहता है, वह मेरी पत्नी है। यह कहने के बाद वह बहुत ज़्यादा शर्माने लग रहा होता है और जियांगली भी उसकी तरफ देख रही होती है शर्माते हुए। फिर फैंगनिंग लेडी बॉस को नोटबुक देते हुए कहता है, यदि आप लाइव प्रशासन या वीडियो के लिए हुआन प्राइमरी स्कूल जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप कल दिन में आइए। सुनते ही जांग नाराज होकर कहता है, आप क्या कह रहे हो? इस स्थान पर आपका नाम नहीं लिखा है और किसी और को तस्वीर लेने की अनुमति नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा नहीं है। यह सुनते ही फैंगनिंग जाते हुए कहता है, इस जगह पर असली भूत है, अगर आप रात में प्रवेश करते हैं तो आप यहाँ पर मर सकते हैं। और मैं यह बात कहकर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मेरी बात मानिए तो आप घर चले जाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर दोस्तों